कर लोगे। तो चलिए आज प्रोनाउन की शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाऊंगा मैं। हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं रिस्पेक्ट शो करने के लिए। आज और पर्सन क्या होता है? नाउन। और जैसे इसमें ly लगाया ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। गलत बोलते लोग कि लिसनर को बोलते हैं सेकंड पर्सन। लिसनर सेकंड पर्सन नहीं बोलता। हेलो सर, वो तो मेरी मेहनत थी, मेरी मैं पास हो गया, ठीक है ना। मतलब मेरी मेहनत थी, मैंने दिन रात मेहनत की इसलिए पास हो गया, ठीक है ना। तो 1 2 3 1 2 3 नेगेटिविटी, डिवीजन और सारे प्रोनाउन प्लूरल। 2 3 1 पॉजिटिव, लेकिन वर्ब के बाद में एंड से जुड़े हैं, तो भले वो एंड से जुड़े हैं वो वर्ब के ही ऑब्जेक्ट होंगे दोनों। आई इसलिए नहीं होगा क्योंकि बट आपके यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है। अगर एक सिंगल शब्द आ रहा है तो वो प्रेपोजिशन है, लेकिन 2-3 शब्द मिलके एक प्रेपोजिशन बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। इट इज मी सही है या इट इज आई सही है। माय के साथ जब नाउन को आप मिला देते हो तो ये बन के क्या निकल जाता है? पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाता है। A very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel Arctic English. I hope you all are doing well. सभी को प्यार भरा नमस्कार। और रिसेंटली मैंने नाउन की सीरीज़ खत्म की है, A to Z पूरा नाउन समझाने की कोशिश की है, बेसिक से लेके एडवांस तक, राइट। मतलब कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे, कोई कॉन्सेप्ट नाउन का ना छूटे, इसलिए मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक आपको लेके गया, राइट। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा तो सेकंड जो वीडियो डाला मैंने नाउन के ऊपर वो रिलेटेड एक्सरसाइज है। 2022-23 में आई कुछ एक्सरसाइज है, बेसिक से लेके एडवांस तक कुछ एक्सरसाइज मैंने कवर करने की उसमें कोशिश की। अगर आप वो एक्सरसाइज का वीडियो देखोगे और जो आपने 3 घंटे का वीडियो देखा नाउन का, उसमें जो कॉन्सेप्ट से सीखा है आपने उसी के ऊपर बेस्ड है वो सारी एक्सरसाइज है। इससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से नाउन के ऊपर बेस्ड मेरे मतलब एरर एग्जाम में दिखाई देती है और आती है, राइट। देखो, जो मेरे भाई और बहनें ग्रामीण क्षेत्र से वो बिल्कुल रेफ़र करें उस वीडियो को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए सारी चीज़ें और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आपको समझ में आएगा दोस्तों, A to Z समझ में आएगा, राइट। आज का एक नया चैप्टर है, दैट इज़ एक्चुअली प्रोनाउन। प्रोनाउन भी मैं आपको कवर कराऊंगा बेसिक से लेके एडवांस तक। हो सकता है कि ये वीडियो 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूँ, 1-1 घंटे के 3 पार्ट। अगर मैं उसको जोड़ दूं तो लगभग 4 से 5 घंटे का वीडियो जाएगा और मुझे नहीं लगता बच्चों का इतना समय होता है। लेकिन जो स्टीडियस होते हैं ना, जो ऐसे मिजाजी होते हैं ना, जो पड़ाकू मिजाजी होते हैं, वो देख लेते हैं वीडियो को, 4 घंटे का हो 8 घंटे का हो। उनके अंदर क्या होती है? भूख होती है। दे हैव हंगर टू लर्न। आपके अंदर हंगर चाहिए लर्न करने की दोस्तों। उसके बाद में कितना भी डिफिकल्ट चैप्टर क्यों ना आ जाओ, आसानी से कर लोगे। तो चलिए आज प्रोनाउन की शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाऊंगा मैं आपको, बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाऊंगा। A to Z एक चीज बहुत बारीकी से एक्सप्लेन कराऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज एग्जाम है आप चूको नहीं, उसको बाएं हाथ का खेल इस तरीके से करके चले आप। ये वीडियो सभी देख सकते हैं, स्पोकन वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल मेरे भाई, और जो अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो रिफर दिस वीडियो, राइट। दिस वीडियो हैज़ एक्चुअली abundance of knowledge that can help you to enhance your knowledge and also help you to crack the examination, right? If you want to become teacher, so this video is very mandatory for you. If you are going for any competitive examination, trust me guys, this video will help you a lot, right? चलिए तो शुरुआत करते हैं। प्रोनाउन क्या है? देखो, अब ये जो प्रोनाउन शब्द होता है इसी में छिपा है, ये जो प्रोनाउन शब्द होता है इसी में क्या छिपा भैया? नाउन। कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है? नाउन से है। कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है? नाउन से। ये जो प्रोनाउन शब्द है इसका संबंध कहीं ना कहीं नाउन से, तभी तो उसमें नाउन छिपा हुआ है। प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन, वह शब्द जो नाउन के स्थान पर आके नाउन की कमी को पूरा करे वो होते हैं प्रोनाउन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो नाउन जो होता है ना भैया, ये जो नाउन होता है ना, ये हर जगह किसका काम करता है? सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इतना काम अकेला कहाँ करेगा नाउन यार। अब ये बेचारा बहुत परेशान हो गया तो इसने अपने सगे संबंधी प्रोनाउन को बुला लिया। भाई देख, मैं हर जगह नहीं आ सकता, मेरे से नहीं हो रहा, इतना काम मेरे से नहीं होगा, कहीं कहीं तू भी आ जाए यार भाई, कहीं कहीं तू भी आ जाए यार। तो इससे पूछा भाई कहाँ आऊँ मैं? जहाँ तू लगा वहीं आ जाऊँ क्या? डायरेक्ट पहले सेंटेंस में शुरुआत में नहीं, मैं दोबारा रिपीट ना हूँ, वहाँ पर आ जा तू। जैसे मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ वेरी टैलेंटेड। अब एक सेंटेंस में शुरुआत में राम आया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैं आया हूँ ना, तो यहाँ पर जा, मेरी जगह
आपका किसका प्रयोग कर लो, ही का प्रयोग कर लो। राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड। तो प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकना, नाउन बार बार रिपीट ना हो उसके रिपीटेशन को रोकना। देखो आपका प्रोनाउन मेनली 3 काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ 3 काम करता है। एक तो ये डेफिनेशन लिखी है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है, ये हमको बचपन से मगअप है, रटी हुई, कोई दिक्कत नहीं। 2 और मैं बता रहा हूँ, एक तो ये हो गया भैया ये वाली, है ना, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है, नाउन बार बार रिपीट ना हो सेंटेंस में, रिपीटेशन को अवॉइड करता है। दूसरा, हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं रिस्पेक्ट शो करने के लिए, आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए। सर कैसे, देखो रिस्पेक्ट कैसे, हमारे यहाँ में हमारे घर पे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, मान लो पापा है हमारे, तो पापा का नाम है मान लो गणेश, तो क्या पापा को आप बोलते हैं गणेश दिवाली है पटाखे लेके आओ, गणेश मेरे को ड्रेस दिला के दो, गणेश आज मुझे इतने पैसे चाहिए। पापा को कभी नाम से संबोधित नहीं करते, हम बोलते हैं पापा आप। तो यू जो प्रोनाउन होता है हम स्वतः ही लगा देते हैं पापा के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने मुझे ये दिला के नहीं दिया, मतलब लेके नहीं दिया, आपने मुझे मेरे लिए ये नहीं किया। तो आप यू का स्वतः ही यूज़ हो जाता है माँ पापा जो भी हमारे बड़े हैं, जो हमारे संबंधी उनके लिए, राइट। और तीसरा इसका यूज़ होता है दोस्तों जब हमको नाउन की आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता हो, नाउन की आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता हो तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। सर नाउन की आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता कैसे, एक बार बताओ, ये दरवाज़ा कोई है, वो कोई ऐसा कर रहा है, खट 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 आवाज़ आ रही, अब मुझे नहीं पता बाहर कौन है, इंसान हो सकता है, गाय बैल जानवर कोई भी हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, कोई नहीं कोई तो बाहर होगा, लेकिन मुझे जब तक नहीं पता है तो मैं तो कौन सा शब्द यूज़ करूँगा, संबन। क्या लगाऊंगा, संबन। संबन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है, मस्ट बी प्रोनाउन, मेरे नाउन के स्थान पर यूज़ किया है। अगर मुझे पता है कौन है तो सीधा नाम ले लूँगा, अच्छा राज है क्या, अच्छा वैभव है क्या, अच्छा राजीव सर है क्या। अगर मुझे पता होगा कि कौन है तो मैं सीधा उसका नाम ले सकता हूँ, लेकिन जब तक मुझे नहीं पता है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, प्रोनाउन का। समवन इज एट द डोर, कोई तो है यार दरवाजे पे, कोई तो है। तो जब नाउन की आइडेंटिटी नहीं पता होती हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। ठीक है ना। कैसे हो, हाउ आर यू, तो आपने बोला आई एम फाइन। पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है। अब देखो पापा मम्मी भाई बहन सबके हालचाल बताने के लिए मैं एक ही शब्द यूज़ कर सकता हूँ, ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है, ऑल इज़ वेल। तो ऑल क्या हो जाएगा, मैंने पापा मम्मी भाई बहन प्रॉपर्टी सब की जगह मैंने एक ही शब्द यूज़ कर लिया, ऑल। ऑल क्या दिखा रहा, सबको एक साथ दिखा रहा, अरे सब ठीक है, मस्ट बी व्हाट, प्रोनाउन। ऑल क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, राइट। तो देखो प्रोनाउन का काम समझ में आ रहा है क्या करता है, ये नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। हम रिस्पेक्ट शो करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जब हमको नाउन की आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता होती हम लोग वहाँ पर क्या लगाते हैं भैया, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कुछ सेंटेंसेस से। ये तो कुछ बात हो गई मैंने आपको, है ना। अब देखें, मैंने बोला प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, पहला पॉइंट। मैंने बोला राम लव्स म्यूजिक, राम क्या पसंद करता है, म्यूजिक को पसंद करता है, लव्स म्यूजिक, ठीक है ना। एंड राम इज़ अ गुड म्यूजिशियन, और राम क्या है, बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है। अब देखो यहाँ पर राम आया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं पता कौन म्यूजिक को पसंद करता है तो मैंने राम का नाम लिखा, हाँ समझ में आ गया भैया राम म्यूजिक को पसंद करता है। यही नाम दोबारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं लगेगा तो अच्छा बोलने में, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा सा गलत चला जाएगा। फिर प्रोनाउन बनाए क्यों, अगर हम यहाँ पर राम को नहीं हटाते और उसकी जगह हम लोग प्रोनाउन ही नहीं लगाते तो फिर प्रोनाउन बनाए क्यों, उसकी ज़रूरत ही क्या है। वो बनाए हैं उसकी ज़रूरत ही इसीलिए है कि ये दोबारा रिपीट यहाँ ना हो, तो उसकी जगह क्या लगा दूँ मैं, प्रोनाउन। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में क्या कर रहा है, ये नाउन के रिपीटेशन को रोक रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। कपल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कपल प्रिपेयर्स टी फॉर हर पेरेंट्स। कपल कब उठती है, जल्दी उठती है सुबह, और माता पिता के लिए क्या करती है, टी प्रिपेयर करती है। यहाँ पर कपल आया, अच्छी बात है, लेकिन दोबारा कपल रिपीट हो रहा है तो ये बात गलत है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पर आप कपल के लिए क्या लगाओगे, शी प्रोनाउन का यूज़ करोगे, ठीक है। अर्जुन इज़ अ ग्रेट टीचर बट अर्जुन डज नॉट टीच। अर्जुन यहाँ आया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ नहीं रिपीट होना चाहिए। इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोनाउन। चलो ये तो बेसिक सी जान बच्चों जैसी बात थी, ये सबको आती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन का काम समझ में आ गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हो, वन बाय वन इनको डील करने की कोशिश करते हैं, बहुत बारीकी से लेके जाऊंगा आगे। हाँ ये बेसिक चीज़ थी तो इसमें मैं ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये चीज़ें हमको वैसे ही बचपन से पता है यार,
ठीक है, हमको बचपन से पता है। देखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के मैंने जो लिखे भैया, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली मैं इतने ही लेके चल रहा हूँ, राइट। पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। वैसे तो एक्सक्लेमेटरी आता नहीं है, लेकिन आप इतने याद रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 10 होते हैं। वन बाय वन इनको डील करने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से ही गलतियां बनती, इनमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। इन सब पैटर्न्स को, इन सब टाइप्स को हम लोग वन बाय वन डील करने की कोशिश करेंगे बहुत ही बारीकी से, राइट। देखो आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। अब ये पर्सनल प्रोनाउन है क्या? पहला टाइप्स कौन था भैया आपका? पहला टाइप्स कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, राइट हम। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अगर मैं इसमें से इतना हटा दूँ, AL हटा दूँ, तो यह बन जाएगा पर्सन। और पर्सन क्या होता है? नाउन। और जैसे इसमें LY लगाया तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। कैसा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो पर्सन को डिनोट करता है। सर पर्सन को डिनोट करता है भैया, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो पर्सन को बता दे, ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सन को जो बताता है वो होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब सर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है क्या? देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा हमारे पास? फर्स्ट पर्सन में कौन होगा? एक आई होता है और दूसरा होता है हमारा वी। ये 2 हमारे होते हैं सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन। सर ये करते क्या है बेटा? ये स्पीकर होते हैं, ये स्पीकर होते हैं। जब भी आप कॉन्वर्सेशन किसी की सुनोगे, कहीं पर भी कुछ भी सुनोगे इंग्लिश से रिलेटेड, तो जो बोल रहा है ना वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो बोल रहा है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। जो बोल रहा है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं, एक होता आई, दूसरा होता है वी। जिसमें आई क्या होता है? सिंगुलर होता है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। और वी जो होता है ना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात कर लेते हैं। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन में क्या आता है? दैट इज यू। और इसी का अगर हमको प्लूरल वर्जन बनाना है तो यू का यू भी हो जाता है ना। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। सर ये होता करता क्या है? ये वो होता है जिससे मेरी बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? बात करने वाला। और जो सामने जिससे बात हो रही है, सुन रहा है वो नहीं, जिससे बात हो रही है। ये गलत बोलते लोग कि लिसनर को बोलते हैं सेकंड पर्सन। लिसनर सेकंड पर्सन नहीं हो रहा, जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन हो रहा है। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? जो बात कर रहे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यू हो, आप क्या कर रहे हो? मेरी आपसे बात हो रही है, हालांकि आप सामने नहीं खड़े हो, तो अभी तो आप सुन रहे हो, अभी तो आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। लेकिन ये बातें जो होती है ना, वो सामने हम जब लोगों से मिलते हैं तो आप बोलते हो, और जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन है। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात हो रही है वो क्या है? सेकंड पर्सन। तो यू आपका सेकंड पर्सन है। तो यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल। सर सिंगुलर कैसे? मैंने बोला आप अच्छे हो यार, यू आर गुड, यू आर गुड। और मैंने बोला आप लोग अच्छे, यू ऑल आर गुड। जब मैं सभी की बात कर रहा हूँ, यू ऑल आर गुड, अब ये प्लूरल की कैटेगरी में चले जाएगा। ये एक से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक की बात करें तो यू आर गुड और यू ऑल आर गुड, ये प्लूरल हो जाएगा। तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, राइट। ये होता है जिससे बात हो रही है। अब थर्ड पर्सन कौन होगा? जिनके बारे में आई और यू क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, और थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो रही है। टू हुम स्पोकन, या यूँ कहें ऑफ हुम स्पोकन, ऑफ हुम स्पोकन, जिसके बारे में हम लोग बात जनरली कर रहे हैं। जैसे बोला यार, मैं जैसे मेरे दोस्त से बोला, अरे यार भाई तुम देखा कल का मैच? हाँ देखा ना। अरे क्या विराट क्या खेल रहा था यार। तो मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और विराट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो थर्ड पर्सन वो होगा जिनके बारे में बात होती है। अब थर्ड पर्सन में देखो 3 प्रोनाउन आते हैं। ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए, और ये होता है न्यूटर, मतलब यूँ कहें कि नॉन लिविंग के लिए इट का प्रयोग करते हैं, राइट। और इन सब तीनों का कॉम्बिनेशन अगर प्लूरल लगाना है तो दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आपका प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये थर्ड पर्सन हो जाएगा प्लूरल। ठीक है भैया, तीनों पर्सन समझ में आएगा। आई और वी ये होते हैं स्पीकर। यू क्या होता है? ये लिसनर नहीं होता है, जिससे बात हो रही होती है।
जिससे बात हो रही वो होता है स्पोकन टू, जिससे बात हो रही वो व्यक्ति होता है सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में बात हो रही है अबाउट हुम स्पोकन, जिनके बारे में बात की जा रही है वो होते हैं आपके थर्ड पर्सन। अब इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। अब जो हमने अभी पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या सर फर्स्ट पर्सन सिर्फ आई और वी होता है? नहीं, इनके परिवार वाले भी होते हैं, जैसे आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आवर सेल्फ, ये इनके परिवार वाले भी होते हैं। हाँ, फिर यू, योर, उसी के ऊपर ये स्लाइड बनी हुई देखो। अब ये होता है फर्स्ट पर्सन दोनों, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, हमको पता है। ये माय पजेसिव केस होता है और माइन क्या हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, और माय सेल्फ पे चला जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कैसे इस्तेमाल किया। बताऊँ आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत आसानी से और एग्जाम में कैसी गलती आती है, राइट। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, अस, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में, इसको बन में अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा, राइट। आवर, आर्स और आर सेल्फ। यू का यू ही रहता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में। यू का परिवार योर, ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, राइट। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, हीज और हीज। देखो हीज का पजेसिव प्रोनाउन हीजस नहीं होता क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक एस लगा रहता है, साउंड एस जैसा आ रहा है, तो एक और एस नहीं लगा सकते, हीजस वो गलत हो जाएगा। तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम बनते हैं। अब ये क्या होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, और सॉरी यहाँ पे ऐसा कैटेगराइज कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एडजेक्टिव भी होते हैं और ये प्रोनाउन होते हैं, है ना। ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं और ये सारे के सारे क्या होता है, प्रोनाउन होते हैं। सी का हर हो जाएगा, हर और हर्स और हर सेल्फ। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। देखो ये दो ही ऐसे प्रोनाउन जिनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सेम रहते हैं। ये पजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा और ये इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनेगा क्योंकि किस पे दिखाओगे भाई अधिकार, हाँ किस पे दिखाओगे, नहीं बनता उसका, इट सेल्फ हो जाएगा। ये समझ में आएगा भैया। इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, पजेसिव एडजेक्टिव बन सकता है। इट्स टेल, उसकी पूंछ, है ना, लेकिन इट्स इज टेल, उसकी पूंछ इज, मतलब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, उसकी पूंछ इज, हाँ जैसे अगर मैं बोलूँ इट्स इज गुड टेल, तो इसमें क्या छुपा है, इसमें छुपा है इट्स टेल छुपा हुआ है ना, टेल मतलब पूंछ। हालांकि इनके लिए वैसे यूज़ नहीं करते हम लोग, तो इट का तो आप छोड़ दो कि उसका पजेसिव प्रोनाउन हमको नहीं बनाना है, मतलब बनता ही नहीं उसका, राइट। दे का क्या हो जाता है, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। अब इनको वन बाय वन डील करने की कोशिश करते हैं। देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन सबको मैं डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के अंदर एक चैप्टर होता है जिससे गलतियाँ बनती है हर बार एग्जाम में, और अभी तो नहीं देखा जा रहा है उसको इतना ज़्यादा वेटेज, लेकिन हो सकता है कि आ जाए गलतियाँ, राइट। और वो होता है पर्सनल प्रोनाउन में एक ऑर्डर होता है 2 3 1 का एंड 1 2 3 का, ठीक है ना भैया। ये जो सारी चीज़ हम लोगों ने देखी ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारे मैं एक्सप्लेन कराऊंगा वन बाय वन। पहले हम लोग इसको डील कर लेते हैं, उसके बाद में देखो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके, फर्स्ट पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन होता है, इनका एक ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर कैसे, जैसे हम लोग बचपन से सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो सेंटेंस थोड़ा सा ग्रामेटिकल गलत रहेगा। जैसे आई विल नॉट गो, तो क्या आप इसको बोलोगे मी विल नॉट गो, ऑर्डर ही नहीं है ना, या विल मी नॉट गो, ऐसा कुछ बोलोगे क्या, नहीं। तो एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर के अनुसार ग्रामर चलती है, राइट। उसी प्रकार ये फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन जो होता है ना, इनका एक ऑर्डर होता है। और ये ऑर्डर क्या है, जिसने भी बनाया ना बहुत सोच समझ के बनाया है। या अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में भी इन ऑर्डर का प्रयोग किया करो, इससे पता चलता है, इससे पता है आपके अंदर बोल सकते हैं कि दूसरों को सम्मान देने की भावना, ठीक है ना, यूँ कहें कि दूसरों को रिस्पेक्ट देने की भावना, ये सारी चीज़ को शो करते हैं ये ऑर्डर। ये दिखाते हैं एक प्रकार से आपके मैनर को ही दिखाते हैं ये 2 3 1 1 2 3। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सर ये है क्या 2 3 1 एंड 1 2 3? देखो यदि आपके सेंटेंस में ऐसा भाव आए जहाँ पर पॉजिटिविटी की बात हो, सब कुछ अच्छा हुआ, सबने एक साथ किया, सबने बढ़िया तरीके से किया, सब एक साथ थे, एकदम पॉजिटिविटी आए, है ना, सबने सोल्यूशन पे फोकस किया, सब कुछ पॉजिटिव आए, यूनिटी में काम हो, एकता में काम हो, पॉजिटिविटी हो आपके सेंटेंस के अंदर, और सारे प्रोनाउन अगर सिंगुलर हो तो हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं 2 3 1। सर ये 2 3 1 बेटा, 2 मतलब यू सेकंड पर्सन,
3 मतलब थर्ड पर्सन ही शी इट दे, और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी। ये होता है, समझ में आ रहा है 2 3 1। फिर इधर क्या हो जाएगा 1 2 3। 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन, और थर्ड ये आपका हो जाएगा ही शी इट और आपका दे। नेम नहीं आएगा, ये आदत लग चुकी है ही शी इट नेम, है ना, बोलने की भी आदत। ये जो हम लोग बोलते हैं ना ही शी इट नेम, आई वी यू दे ही शी इट नेम, ये ऑर्डर ही गलत है। आई वी यू दे नहीं होता है, आई वी यू दे ही शी इट नेम, ये ऑर्डर गलत होता है। आई वी यू तो ठीक है, आई वी यू ठीक है ना, उसके बाद में ही शी इट और दे, इस तरीके से ऑर्डर होता है सही तरीके। तो 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड मतलब आपका थर्ड पर्सन। अब यदि आपके सेंटेंस में नेगेटिविटी आए, तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत नेगेटिविटी आए, कोई किसी से सहमत नहीं है, डिवीज़न का भाव आए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, एक दूसरे को फंसाया जा रहा है, ऐसी पूरी नेगेटिविटी आए अगर सेंटेंस में, तो समझ जाना हमको 1 2 3 ऑर्डर फॉलो करना है। डिवीज़न की भाव ना आए, जैसे डिवीज़न का भाव आए सेंटेंस के अंदर, डिवीज़न मतलब बंटवारे का भाव आए, सब लोगों की मत अलग है, राय अलग है, लोग अलग सोच रहे हैं, वो अलग सोच रहे हैं, सब सब बटे हुए हैं, तो समझ जाना 1 2 3 का पालन करना है। और सारे अगर प्रोनाउन प्लूरल हो, सारे प्रोनाउन अगर प्लूरल हो तो कोई चेंज नहीं करना है। इधर सारे प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो कोई चेंज नहीं करना है। तो ये 2 बिंदुओं के आधार पर 1 2 3 एंड 2 3 1, 1 और 2, इसके आधार पर हमको इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, इनको पढ़ो और देखो कि सेंटेंस में पॉजिटिविटी, यूनिटी और सारे प्रोनाउन सिंगुलर है क्या, या फिर यूँ देखो कि सेंटेंस में नेगेटिविटी, डिवीज़न और सारे प्रोनाउन प्लूरल है क्या। अगर ये है, अगर ये वाला है तो 2 3 1 फॉलो करो, और ये वाला है तो 1 2 3 फॉलो करो। तो टेक योर टाइम, यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। चलो कर लिया होगा। आई एंड यू वर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब, मैं और तुम इस जॉब के लिए सेलेक्ट हुए हैं, मैं और तुम इस जॉब के लिए सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, किसी जॉब के लिए सेलेक्ट होना पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? अच्छी बात भैया, पॉजिटिव बात है। तो जब भी पॉजिटिव बात होती ना, तो आप अपने आप को कभी आगे मत रखो, मेरी बात ध्यान रखना। जब भी पॉजिटिव बात होती ना, तो आप अपने आप को कभी आगे मत रखो। जनरली हम अपने आप को आगे रखते हैं, भले ही हमने काम किया है नहीं किया, पूरा श्रेय हम ही लेना चाहते हैं, भले ही आपने कुछ किया है नहीं किया है। इसको आप बेसिक तौर पे ऐसा बोलचाल में ऐसा ले सकते हो समझने के लिए। मान लो कि आप पास हो जाते हो, क्या हो जाते हो, आप पास हो गए एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से। अब मिठाई का डिब्बा लेके जाते हो टीचर के पास, और टीचर को ये थोड़ी बोलता हेलो सर, वो तो मेरी मेहनत थी, मेरी मैं पास हो गया, ठीक है ना, वो तो मेरी मेहनत थी, मैंने दिन रात मेहनत की इसलिए पास हो गया, ठीक है ना। फिर थोड़ा बहुत तुमने भी देख लिया, पढ़ा दिया, हमने उसको प्रैक्टिस कर ली, ऐसा हो गया। और वो थोड़े गणित और रीजनिंग वाले टीचर ने भी थोड़ा सा हाथ बटा दिए, हाँ वो तो मेरी मेहनत थी। ऐसा नहीं करते। जब भी भले आपकी मेहनत हो या ना हो, अगर आपको सफलता मिली है तो आप ना क्या करो, दूसरों को श्रेय दिया करो। इसमें झलकती है पॉजिटिविटी। हम ऐसा नहीं बोलते और ऐसा ऑर्डर भी नहीं फॉलो करते। अगर आप ऐसा करते हो तो ये घमंड होता है, ईगो होता है, और ये पैटर्न ना तो इंग्लिश में चलता है ना ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो आप एक काम करो, क्या कर सकते हैं सर, बेटा सामने वाले को रिस्पेक्ट दो। सर मेरा सिलेक्शन होगा, सर आपकी मेहरबानी है, वो तो आप थे सर जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, सर आपकी मदद है, आपकी मेहरबानी है सर। सेकंड पर्सन को आप दे रहे हो, यू को दे रहे हो, है ना। फिर थर्ड पर्सन, सर गणित और रीजनिंग वाले टीचरों ने बहुत मेहनत की सर मेरे ऊपर, ठीक है ना, और अंत में थोड़ी सी मेहनत मेरी भी थी सर, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये होता है बेटा पॉजिटिविटी। हम पूरा श्रेय हम नहीं लेते, दूसरों को देते हैं, राइट। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पॉजिटिविटी, है ना, यूनिटी। तो आपके सेंटेंस में जॉब प्राप्त करना पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी? पॉजिटिविटी है। तो जब भी पॉजिटिविटी हो तो आप अपने आप को आगे ना रखो, आप अपने आप को यहाँ रखो और सेकंड पर्सन को पहली प्रायोरिटी दे। सेकंड पर्सन को दे दो यू को। थर्ड पर्सन है क्या इसमें? नहीं, ही शी इट और दे नहीं है, तो बस यू, और फिर आप फर्स्ट पर्सन आप अपने आप को रख दो। सो यू एंड आई वर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। ये पॉजिटिविटी के लिए। पॉजिटिविटी में हमेशा यू को आगे रखो, फिर थर्ड पर्सन को आगे रखो, फिर लास्ट में अपने आप को आगे रखो। समझ में आई बात? दूसरा सेंटेंस देखो, आई एंड माई वाइफ वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। मैं और मेरी पत्नी पार्टी में इनवाइट किया। पॉजिटिव बात है ना भाई, नेगेटिव थोड़ी नहीं। पीटा गया तो फिर अपने आप को आगे कर दो। तुम्हारी धुलाई हुई तो अपने आप को आगे कर दो, है ना। तुमको पकड़ लिया गया तो अपने आप को आगे कर दो। तुमको किसी ने ब्लैकमेल किया तो अपने आप को आगे कर दो। तुमने कुछ चुराया तो अपने आप को आगे कर दो। लेकिन पार्टी में जाना पॉजिटिव बात है, तो आप क्या करोगे,
वही ऑर्डर फॉलो करोगे। पॉजिटिव हो तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे? 2 3 1। किधर गई ये भला? 2 3 1 पॉजिटिव है तो। अब 2 सेकंड पर्सन है क्या? यू नहीं है। थर्ड पर्सन कौन है? माय वाइफ, तो माय वाइफ को आगे रख दो। दिख रहा है इसमें? दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, सॉरी। माय वाइफ को आप आगे रखोगे, फिर अपने आप को रखोगे एंड, क्योंकि पॉजिटिव बात हो रही ना, पार्टी में जाना पॉजिटिव बात है। समझ में आ रही मेरी बात? पॉइंट क्लियर होगा? चलो कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं। आई एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों ना, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात नहीं है। तो जब पॉजिटिव बात है तो आप अपने आप को कभी आगे मत करा, मैं और तुम दोस्त थे भाई, आप और मैं दोस्त हूँ, तो आप अपने क्या करोगे? यू को आगे रख दोगे एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। ये होता है पॉजिटिव मैनर, राइट? आप और मैं मित्र हूँ। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिख रहा है क्या? नहीं है। तो सब जो थर्ड पर्सन नहीं है तो आपने रखा 2 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं है, फिर रखोगे फर्स्ट पर्सन, दैट इज। फिर देखो, आई यू एंड शी कैन हेल्प द नीडी। मैं, तुम और वह ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरतमंदों की मदद करना पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? पॉजिटिव बात है। तो जब पॉजिटिव बात हो तो सामने वालों को श्रेय दो, सामने वालों को रिस्पेक्ट दो, सामने वालों को पहली प्रायोरिटी दो। तो आप अपने आप को आगे रखो, अरे मैंने, तुमने और उसने ज़रूरतमंदों की मदद की, ये घमंड हो जाता है, राइट? तो आप अपने आप को कहाँ रख दो? शी की जगह। ये हो गया, है ना? पहले दो प्रायोरिटी किसको? पहले प्रायोरिटी दो आप किसको? इसका ऑर्डर ही मैं सही तरीके से जमा देता हूँ, है ना? पहले प्रायोरिटी दो सेकंड पर्सन को, तो सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा? यू, ठीक है ना? फिर थर्ड पर्सन कौन है? शी, है ना? शी कुछ ज़्यादा ही इसका पेयर बाहर निकल रहे हैं। एंड आई, ये ऑर्डर रहेगा आपका, ठीक है? आई, शी एंड यू हैव रॉब्ड द बैंक। मैंने, तुमने और मैंने, उसने और तुमने बैंक को लूटा। तो जब बैंक को लूटने की बारी आए ना, तो याद रखना, आप अपने आप को आगे रखो। कई बार बैंक लूटने जाते हैं ना बेचारा, जिसने प्लान बनाया वही सबको फंसा देता है। अरे इन्होंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे वो, मान लो कि वो फिल्म देखी थी हम लोगों ने, मनी हाइस्ट, उसमें जो बर्लिन और उसका बर्लिन जो प्लान बनाता, अगर बर्लिन यही बोल देता नहीं इन्होंने मेरे को लेके आए, तो वो गलत हो जाता है। वो अपने आप को आगे रखता है कि भाई पूरा प्लान मेरा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर बैंक लूटने की बात आ रही, नेगेटिविटी की बात आ रही है ना, डिवीजन की बात आ रही। तो ऑर्डर कौन सा फॉलो करोगे? 1 2 3। तो 1 2 3 में क्या होगा? आप अपने आप को आगे रखोगे, रख दिया आपने। फिर सेकंड पर्सन, तो यू तो इधर निकाल दिया, आई, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन लिखो शी, दैट इज करेक्ट। वी, यू एंड दे आर लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या दिक्कत है? मैंने बोला था हम और आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हो। यदि आपके, ये सेंटेंस वैसे बिल्कुल सही है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सर ऐसा क्यों? बेटा बी प्लूरल प्रोनाउन है, यू भी प्लूरल प्रोनाउन है, और दे भी प्लूरल प्रोनाउन है। मैंने क्या बोला था? यदि आपके सारे प्रोनाउन प्लूरल हो, यदि आपके सारे प्रोनाउन प्लूरल हो तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वैसे वैसे रहने दो। वी, यू एंड दे आर लर्निंग इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे वो ऑर्डर भी सही जमा है, वो ऑर्डर सही नहीं जमा है, सॉरी फॉर दैट। अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, तो आपको रखना क्या था? यू को रखना था, दे को रखना था, वी को रखना है। लेकिन आपके सारे प्रोनाउन प्लूरल है तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इधर देखो, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थरली। ये आया है भैया क्वेश्चन, कब आया है? 2013 में। मैंने, उसने लेसन को अच्छे से प्रिपेयर किया। लेसन को प्रिपेयर करना पॉजिटिव बात है, तो आप अपने आप को आगे मत रखो। ही एंड आई, सेकंड पर्सन तो है ही नहीं। ही एंड आई प्रिपेयर द लेसन थरली। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। ये भी आया है देखो 2013 में। तो आप इसको किस तरीके से रखोगे? पढ़ाई खत्म की ना, पढ़ाई खत्म करना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, क्या दिक्कत है? तो आप एक काम करो, थर्ड पर्सन को आगे रखो। सेकंड पर्सन है क्या? यू नहीं है, तो जॉन आगे आ गया। फिर हरी को कर दो जॉन, जॉन तो लिखा है, फिर एक कॉमा की जगह क्या कर दोगे? हरी एंड आई फिनिश आवर स्टडीज। ठीक है भैया, ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आया? हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके ऑर्डर होते हैं और इनको ऑर्डर में ही रखा जाता है। अगर ऑर्डर में नहीं रखा जाएगा तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। तो 1 2 3, 1 2 3 नेगेटिविटी, डिवीजन और सारे प्रोनाउन प्लूरल। 2 3 1
पॉजिटिविटी, यूनिटी और सारे प्रोनाउन सिंगुलर। तो इस तरीके से आपको इनको सीखना है, समझना है और एग्जाम में आए तो इस तरीके से रखना है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इनसे भी एरर देखी जाती है, हो सकता है कि आ जाए एरर, अभी तो नहीं दिखे, 2-3 साल से ऐसे क्वेश्चन मुझे रिलेटेड नहीं नज़र आए। बाकी 2012, 13, 14 में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, राइट। बाकी हमको सीखना सभी है भैया। अगर आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, सिर्फ शॉर्टकट के पीछे मत भागो, नहीं तो लंबे लटक जाओगे। अब बात कर लेते हैं कि हमने जो प्रोनाउन शुरू में पढ़े थे, जैसे आई और बी, के भी फैमिली होती है, माय, योर, हीज, हर, आई, मी, माय, माइन। अब यहाँ पर मैंने लिखा प्रोनाउन। देखो आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। आई क्या होता है, सब्जेक्टिव, ये सेंटेंस की शुरुआत में आता है। सब्जेक्टिव केस क्या करता है, सेंटेंस की शुरुआत में आता है, सब्जेक्ट होता है, राइट। और इसी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो ये कौन से पार्ट में चला जाता है भैया, ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाता है। ये सेंटेंस का कौन से पार्ट में जाएगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में जाएगा। यू सब्जेक्टिव पार्ट, उसका यू ऑब्जेक्टिव पार्ट। ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। तो ये सब्जेक्टिव है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं सेंटेंस की शुरुआत में ये आएंगे, सेंटेंस के पीछे ये चले जाएंगे, ठीक है ना। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हो गया, राइट। अब एक बात और समझ लेते हैं, इन्हीं का बनता है पजेसिव प्रोनाउन, इन्हीं का बनता है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। अब इनको भी डील करने की कोशिश करेंगे वन बाय, सेंटेंस से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि कहाँ पर ये होता है, ठीक है ना। तो आई, मी ऑब्जेक्टिव केस और ये होता है पजेसिव केस, है ना। इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको, पजेसिव एडजेक्टिव। ये जब भी आएगा ना किसी नाउन से पहले आएगा और उससे पहले आके अपना अधिकार दिखाएगा, आपका मालिकाना हक दिखाएगा। और ये भी होते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन, जो ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से बनते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अभी यहाँ पर समझ नहीं आ रहे हैं आपको, इनको मैं वन बाय वन अच्छे से समझाऊंगा। माय और माइन, योर और योर्स, हिज का हिजी होता है, हर का हर्स हो जाता है, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनाएंगे, आर का आर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा। अब यहाँ तो मुझे लगता है कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, बस ये इसको आपको सिर्फ ऐसा ध्यान में रखना है, ये कैसे होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं, और इनका भी अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। वो जो आप बचपन से पढ़ते आए हो ना, आई एम अ डॉक्टर, यू आर माई फ्रेंड, आई लाइक यू, इससे अलग वेरिएशन में आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को, उसका एक्चुअल यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं और एग्जाम में इनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, राइट। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव केस सबको आता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है। सब्जेक्टिव केस मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बोला मी, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है ना। फिर मैंने बोला यू का तो यू ही रहता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। मुझे बताओ इधर इसमें क्या आएगा। फिर मैंने लिखा हर, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये तो बच्चों जैसी एक्सरसाइज दे दी। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर सेंटेंस की शुरुआत में तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस रखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में क्या रखते हैं सर, हम सब्जेक्टिव केस रखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस रखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखना था हर, है ना, तो हर नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमको आती है ना। लेकिन हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस की, किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पहले बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज लिखी, इनको समझने की कोशिश करो। भाई आई कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव। मी कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सेंटेंस की शुरुआत में आएगा और ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है ना। ये सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। शुरुआत में पीछे, शुरुआत में पीछे, शुरुआत में पीछे, शुरुआत में पीछे और शुरुआत में पीछे। हालांकि ये दोनों सेम होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम होते हैं, तो वो तो कम पता चलेगा। मैंने बोला आई लव हिम या ही, बताओ ये सही है। आई सब्जेक्टिव केस है, ही लिखो या हिम लिखो, सर ही नहीं आएगा, हिम लिखना है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। यदि ही उठ के पीछे जाएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिम लिखना पड़ेगा। इसी के ऊपर कुछ बहुत ही ईजी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, समझने की कोशिश करो। मैंने बोला राज लाइक्स सिमरन। अब यहाँ पर राज क्या है, देखो कुछ नाउन की एक्सरसाइज मैंने ऐड की ताकि समझाने के लिए।
यहाँ पर भी नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है। जब नाउन सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है ना तो दोनों पार्ट में सेम रहता है। अगर मैं सिमरन को उठा के आगे लेके आऊँ ना तो भी ये सिमरन ही रहेगी, नाउन ही रहेगा, और राज को उठा के पीछे ले जाओ तो भी ये राज रहेगा, मतलब नाउन ही रहेगा। तो नाउन में समस्या नहीं होती। जब नाउन को आप पीछे ले जाते हो तो भी नाउन रहता है सेंटेंस के, और शुरुआत में रखते हो तो भी नाउन रहता है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मोहन लाइक्स सुनीता एंड सुनीता लाइक्स मोहन। तो देखो अगर सुनीता को पीछे ले आऊँ तो भी सुनीता है, आगे रखूँगा तो भी सुनीता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नाउन में कोई चेंजेस नहीं होता। नाउन का नाउन ही रहता है। लेकिन प्रोनाउन को देखो ऐसा नहीं है। आई नो हिम या ही, दोनों में से क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस में? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो आप ही नहीं रखोगे यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस क्या लिखोगे? हिम। ही नोज आई या मी, बताओ आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, और ये क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। ये तो पता है आपको। तो ही नोज आई नहीं आएगा, अब लिखना पड़ेगा आपको मी। सी कॉल्ड दे या फिर देम, दे या फिर देम। तो आपने सर दे तो नहीं आएगा, देम आएगा, कि ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, कहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब सर हमने जो प्रोनाउन पढ़े हैं आई वी यू, ये तमाम प्रकार के जो आप देख रहे हो प्रोनाउन, ये सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे? सेंटेंस के अंदर 2-3 काम करेंगे। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। पहली बार ये सारे के सारे वर्ब के क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये सारे के सारे प्रीपोजिशन के क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये बातें ध्यान रखना। ये सारे के सारे सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट किन किन के? वर्ब के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अभी इन्हीं के ऊपर बेस्ड आगे देखो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं आई मी, है ना, यू, हिम, हर, देम, ये सारे क्या होते हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, और यही के यही बनते हैं आपके प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। कैसे सर? इधर देखो एग्जांपल से। ही एडवाइज, ही क्या है? सब्जेक्ट। एडवाइस क्या है? वर्ब। अब यहाँ पर जो मी आया है, यहाँ पर जो मी आया है वो किसका ऑब्जेक्ट है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब कितनी है? एक है, एडवाइस। तो ही एडवाइज मी, उसने मुझे सलाह दी, एंड ही टू डू दिस। क्या सेंटेंस में गलती नजर आ रही है आपको? आएगी ना भाई। आपकी वर्ब एक है और वर्ब के बाद जितने भी आएंगे ना उसके ऑब्जेक्ट होंगे, तो ही नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा हिम। यहाँ पर आपको दिक्कत होगी बेटा, वहाँ तो एकदम मतलब बोल सकते हैं उलुलुलु एक्सरसाइज है ना, बहुत आसानी से कर लोगे। यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। भाई वर्ब आपकी है, मैंने क्या बोला? वर्ब के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब ये रही, भले आगे एंड से जुड़े रहें, शुरुआत में एंड से जुड़े रहेंगे तो सब्जेक्टिव केस रहेंगे, लेकिन वर्ब के बाद में एंड से जुड़े हैं तो भले वो एंड से जुड़े हैं, वो वर्ब के ही ऑब्जेक्ट होंगे दोनों। ठीक है ना। दूसरा देखो, यू टोल्ड बी अबाउट एवरीथिंग। इसमें क्या नजर आ रहा है गलती? यू टोल्ड बी, तुमने हम कहा। यू टोल्ड वी, तुमने हम कहा, या तुमने कहा हम। अबाउट एवरीथिंग, हम नहीं आएगा भैया, हमें। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। यू टोल्ड अस अबाउट एवरीथिंग, यू टोल्ड अस अबाउट एवरीथिंग। आगे देखो, द मेन सेव्ड आई एंड रोहन, द मेन सेव्ड आई एंड रोहर। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? वर्ब है। ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ से सब्जेक्ट है, वर्ब है। वर्ब के बाद में क्या आते हैं? वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर आप प्रोनाउन रख रहे हो, तो प्रोनाउन कौन से केस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। तो सेव्ड के बाद में आई नहीं आएगा, क्या आएगा? मी आएगा। मी आएगा। सर इसको भी कुछ कर दूं? बेटा नाम तो नाम ही रहेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में। अभी हमने बात की थी, है ना। तो बस आपको बदलना क्या है? प्रोनाउन को बदलना है। इधर देखो, ही अब्यूज्ड मोहन एंड वी। ही क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में आया। अब्यूज क्या है? वर्ब। ठीक है। मोहन क्या है? नाउन। नाउन कौन से केस में आया? ऑब्जेक्टिव केस में। किसका ऑब्जेक्ट? अब्यूज का ऑब्जेक्ट कौन है? मोहन। एंड लग के एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब एक है, भले इधर एंड लग के 10 रहे तो 10 के 10 ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएंगे। वर्ब तो एक ही है ना। अब मोहन एंड, अब यहाँ पर वी नहीं आएगा, क्या आएगा? अस। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है भैया। बोलचाल में तो हम बोल लेंगे, लेकिन लिखित में क्या होता है? हमारी बत्ती गुल हो जाती है जब सेंटेंस को इस तरीके से लिखा हुआ पाते ना। वी जस्ट गेट लॉस्ट, राइट, व्हेन वी सी सेंटेंस रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर पेज और नोटबुक और समवेयर एल्स,
वी गेट फ्लैबरगास्टेड, वी गेट बिविल्डर्ड आफ्टर सीइंग दैट सेंटेंस। तो आपको ये देखना है, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और सेंटेंस लिखे मैंने। अच्छा, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं। ये जो लेट वर्ब होती है इसके बाद में क्या आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं कि ऑब्जेक्ट आते हैं? सर अगर ये वर्ब है तो वर्ब के बाद में सब्जेक्ट नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट ही आएंगे। बोलते ना बचपन के सेंटेंस, लेट दे स्पीक, लेट आई स्पीक। क्या बोलता हूं मैं? लेट आई स्पीक बोलूंगा क्या? लेट आई स्पीक ये वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को कुछ करने की अनुमति देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, लेट मी स्पीक। लेट द स्पीक नहीं होगा बेटा, लेट देम स्पीक, क्योंकि दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। लेट्स वी गो, एक और सुना होगा, लेट, ठीक है ना, लेट्स वी गो, लेट्स वी गो, लेट अस गो होता है ना, लेट अस गो। अब मैंने यहाँ पर एक चीज गलत लिखी है ना, इसी में क्या छुपा है? अस। इसी में क्या छुपा है? अस। अगर मैं इसको हटा दूं और सीधा यहाँ पर इतना लिख दूं, लेट वी गो, क्या ये सेंटेंस सही है? वी नहीं आएगा, क्या लिखना पड़ेगा? अस। लेट अस गो, आओ हम चले। तो इस तरीके से याद रखना है, लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? देखो, प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं भैया, नाउन प्रोनाउन। कैसे? हमारा बोलचाल का एक सेंटेंस जो अक्सर हम लोग बोलते हैं, लेट टू नहीं होता, लिसन टू, सॉरी टू माय वर्ड्स, लिसन टू आई या मी, लिसन टू आई या मी, दोनों में से क्या आएगा? ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा याद रखना वर्ब के क्या होते हैं भैया? ऑब्जेक्ट। यहाँ से आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। प्रेपोजिशन के भी क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। फिर नाउन फ्रेज भी हो सकती है, जेरेंड भी हो सकता है, वो तो बात की बात हो जाएगी। किस वर्ब के क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएंगे, प्रेपोजिशन क्या होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट नहीं आएंगे। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में आई नहीं आता बेटा, मी आता, ऑब्जेक्टिव केस। टॉक टू आई से टॉक टू आई नहीं होता, टॉक टू मी होता है। लुक एट हिम, लुक एट हिज एडोसिटी, है ना। तो लुक एट हिम या ही, सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ही स्टार्टेड लाफिंग एट दे नहीं होगा सर, ये प्रेपोजिशन है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको देम। ही स्टार्टेड लाफिंग एट देम। तो समझ में आ रहा है भैया, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। सर ये तो हमको आता है, इसमें क्या है? अभी मैं कुछ और प्रेपोजिशन देखता हूँ वहाँ पे आता है कि नहीं आपको, है ना। चलो, बट, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, ये सारी प्रेपोजिशन होती है। सर ये तो कंजंक्शन होता है, बट प्रेपोजिशन कहाँ होता है? सर एक्सेप्ट तो होती है ना, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन होती है। लाइक सर ये तो वर्ब होती है। अनलाइक बेटा ये प्रेपोजिशन भी होती है और वर्ब भी होती है। इनमें से ये दो क्या हो जाएगी? प्रेपोजिशन वर्ब दोनों तरीके से बिहेव करेगी, राइट। एक्सेप्ट को छोड़कर के सिवाय, राइट। बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु तो होता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन भी होती है और एग्जामिनर इनसे ही चूज करके देता है, इनसे ही बना के देता है क्वेश्चन। बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो, अभी तक आपने टू के बाद में लगा दिया मी, एट के बाद में लगा दिया हिम, लेकिन अब यहाँ पर देखो, ही वॉन्टेड टू कम बट ही हैज़ सम वर्क। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे पूछूँ कि ये यहाँ पर बट क्या है, प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन है? प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन है? यहाँ पर जो बट है, यहाँ पर जो बट है, यहाँ पर जो बट है वो बेटा कंजंक्शन है। यहाँ पर जो बट है वो क्या है? ऐसी बंद कर दे भाई। यहाँ पर जो बट है ना वो कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है? क्योंकि बेटा इधर ध्यान में देखो, एक पूरा का पूरा क्लॉज आया। कंजंक्शन क्या करता है? दो अलग अलग क्लॉज को जोड़ता है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है ना, दो अलग अलग फ्रेजेस को जोड़ता है, दो अलग अलग नाम को जोड़ता है, नाउन को जोड़ता है। तो वो एंड जोड़ता है दो नाउन, मतलब जो नाउन को, लेकिन बट तो दो अलग अलग क्या करोगे? क्लॉज को जोड़ेगा। एक सेंटेंस ही होगा, फिर इसके बाद में एक सेंटेंस ही होगा, तो दो अलग अलग सेंटेंस है। तो यहाँ पर बट क्या बेटा? कंजंक्शन है। ये प्रेपोजिशन भी होता है। कहाँ होता है? इधर देखो, नोबडी कैन हेल्प यू, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है, बट आई। अब यहाँ पर बट क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है भैया? प्रेपोजिशन। सर प्रेपोजिशन के तौर पे बट का मतलब क्या होता है? सिवाय, है ना।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, के सिवाय, मतलब मेरे सिवाय या मेरे अलावा, या के अलावा बोल दो, के अलावा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बट का मतलब के सिवाय के अलावा के तौर पे प्रपोजिशन के तौर पे आता है। नोबडी कैन हेल्प यू बट मी, बट मी होगा, आई इसलिए नहीं होगा क्योंकि बट आपकी यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं। नोबडी कैन हेल्प यू बट मी, सिवाय मेरे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, सिवाय मेरे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, या कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता सिवाय मेरे है। तो यहाँ पर बट क्या है, प्रेपोजिशन है। सब पता कैसे चलेगा प्रेपोजिशन, भाई प्रेपोजिशन के बाद में पूरा सेंटेंस नहीं आता है, कंजंक्शन के बाद में एक और सेंटेंस आता है, और उसमें भी सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद में सिर्फ ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। शी वॉन्ट्स टू बाय सम ड्रेसेस बट शी हैज़ नो मनी, एक पूरा का पूरा सेंटेंस है इतना, हाँ सर सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, फिर बट लगा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ये तो दो अलग अलग क्लॉज है, दो अलग अलग क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आते हैं। तो बट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, कंजंक्शन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है लेकिन। कहने का मतलब सी वॉन्ट्स टू बाय सम ड्रेसेस, वो कुछ ड्रेस खरीदना चाहती थी, लेकिन सी हैज़ नो मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, राइट। फिर मैंने बोला एवरीवन कैन प्रेजेस यू बट नॉट आई और मी। अब यहाँ पर जो बट होता है ना बेटा, वो प्रेपोजिशन होता है। क्या बोला मैंने, एवरीवन कैन प्रेजेस यू, हर कोई तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, लेकिन सिवाय, बट नॉट मी, सिवाय मेरे, लेकिन मैं नहीं करूँगा, या सिवाय मेरे नहीं होगी, मतलब मेरे अलावा मैं नहीं करता, बाकी सब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है ना, बट नॉट मी। अब यहाँ पर आई नहीं आएगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, मी। तो बट नॉट भी क्या होता है, एक प्रकार से प्रेपोजिशन के तौर पे काम करता है। मेन आपकी प्रेपोजिशन बट ही है यहाँ पर, क्योंकि पूरा सेंटेंस नहीं आया ना आगे, तो आप कैसे बोलोगे कि वहाँ पर वो कंजंक्शन है, ये प्रेपोजिशन के तौर पे रहेगा, राइट। अब देखते थे लाइक और अनलाइक का। सी लाइक्स हर मदर, शी क्या है, सब्जेक्ट, लाइक यहाँ पर क्या है, वर्ब, और ये उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस में लाइक क्या भैया, पहले सेंटेंस में लाइक क्या है, वर्ब है। और कौन बैठा नीचे, ठीक है भैया। तो मैंने आपको ये समझाया, देखो सी सब्जेक्ट है, हाँ सर सब्जेक्ट है। अब लाइक यहाँ पर क्या है, वर्ब है कि प्रेपोजिशन है। देखो वर्ब है या प्रेपोजिशन, इस बात की पुष्टि इस बात से होगी क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट के बाद में आ रही है, अगर सब्जेक्ट के बाद में आ रही है तो ये सब्जेक्ट रहेगा, तो ये क्या है भैया, वर्ब, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हर मदर, ये क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लाइक क्या होता है, वर्ब है, मेन वर्ब है, जिसका मतलब होता है लाइक जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो इसका मतलब होता है पसंद करना, और प्रेपोजिशन के तौर पे क्या हो जाएगा, के जैसा, प्रेपोजिशन के तौर पे क्या हो जाएगा, के जैसा। तो सी लाइक्स हर मदर, मतलब वह अपनी माँ को पसंद करती है, वो अपनी माँ को पसंद करती है, माँ की जैसी नहीं। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखो, सी इज, वह है, लेकिन यहाँ पर करती है, वह है, लाइक मी या मी या आई, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मी। अच्छा इसी सेंटेंस को ऐसा बना देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सी इज लाइक, सी इज लाइक हर मदर। देखो अब इसमें क्या दिक्कत है, सी इज लाइक हर मदर, इज आया मतलब है, सी इज लाइक वह है अपने माँ की जैसी। तो यहाँ पर जो लाइक हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा प्रेपोजिशन। क्या हो जाएगा भैया, प्रेपोजिशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब है। इधर देख लो, राम अनलाइक्स, राम अनलाइक्स हर। अब देखो लाइक पसंद करना, तो अनलाइक होता है ना पसंद करना। जब कोई किसी को नहीं पसंद करता तो अनलाइक हो जाएगा। तो राम अनलाइक्स हर, राम उसे ना पसंद करता है, मतलब पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर तो ये वर्ब है, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखो आप, राम इज अनलाइक सी या हर, राम उसके जैसा नहीं है। यहाँ नीचे वाले में अनलाइक क्या हो जाएगी, प्रपोजिशन। या यूं कहें इज एम आर वॉज वर के बाद अगर लाइक अनलाइक आता है तो वो प्रपोजिशन के तौर पे काम करता है। अगर सरल तरीके से याद करना है तो, अगर सब्जेक्ट के बाद लाइक या अनलाइक तुरंत आ रहा
तो समझ जाओ ना वो मेन वर्ब है। अब ये अगर प्रपोजिशन है, अगर ये प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आते, क्या आते? ऑब्जेक्ट। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारी बट, एक्सेप्ट, है ना, लाइक, अनलाइक, और भी ये प्रपोजिशन फ्रेज, इसमें से कुछ प्रपोजिशन होती है और कुछ प्रपोजिशनल फ्रेज होती है। सर प्रपोजिशन तो समझ में आ रहा है, टू, एट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर, ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है। बट या बट फॉर, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। लाइक, अनलाइक, नथिंग बट, कुछ नहीं सिवाय, टुगेदर विथ, साथ में, और अलोंग विथ, साथ साथ, है ना, एज वेल एज, साथ ही साथ, एंड नॉट, एन एडिशन टू, रादर देन, अकम्पनीड बाय, नो लेस देन, से कम नहीं, बिटवीन, के बीच में, बिसाइड्स, के अलावा, विथ होता है के साथ, इंक्लूडिंग मतलब उसको मिलाकर। तो ये कुछ देखो, अगर जो सिंगल प्रपोजिशन आ रही है, अगर एक सिंगल शब्द आ रहा है तो वो प्रपोजिशन है, लेकिन दो तीन शब्द मिलके एक प्रपोजिशन बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं? प्रपोजिशनल फ्रेज। ये सारी की सारी प्रपोजिशनल फ्रेज होती है। जैसे कंपाउंड नाउन कैसा होता है, दो तीन नाउन को मिलाकर बनाते हैं, तो वैसे ही जब दो तीन शब्द मिलके एक प्रपोजिशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रपोजिशन का समूह, मतलब प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, राइट। तो ये कंपनी प्रपोजिशनल फ्रेज, ये भी, बिटवीन तो प्रपोजिशन है, बिसाइड भी प्रपोजिशन, विद भी है, इंक्लूडिंग भी प्रपोजिशन है, तो अलोंग विद प्रपोजिशनल फ्रेज, टुगेदर विद, सब प्रपोजिशनल फ्रेजेस में से कुछ कुछ। ये प्रपोजिशन है सब, एक्सेप्ट फॉर प्रपोजिशनल फ्रेज, बट फॉर प्रपोजिशनल फ्रेज, जो दो शब्दों से मिलके बनी उसको समझ जाना, वो फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज। सर काम क्या करती है? प्रपोजिशन के तौर पे ही काम करती है। अब अगर इनसे अगर आपको एक्सरसाइज हो जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इनमें से कुछ कुछ तो मैंने करा दिया, कुछ कुछ से आगे एक्सरसाइज और देखते हैं। इनको आप चाहो तो पॉज करके लिख लेना, इतने शब्दों को आपको ध्यान में रखना है भैया। इनके बाद में अगर कुछ लिखा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, अगर कोई नाउन प्रोनाउन आए तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? चलो समझ में आ रही तो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ओ मेरे देयर इज नॉट रिफ्ट, देयर इज नॉट रिफ्ट, ये देयर इज नो रिफ्ट, देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन यू एंड आई। रिफ्ट का मतलब क्या होता है? अनबन, है ना, तो कोई अनबन नहीं है। बिटवीन क्या है? प्रपोजिशन। देयर इज नो रिफ्ट, देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन, ये नोट को हटा दो, नो बोलो ज़्यादा बेहतर। देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई अनबन नहीं है। यहाँ पर बिटवीन क्या है? प्रपोजिशन, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं, तो यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही रहता है, तो ठीक है। एंड लगा है, कंजंक्शन, उसके बाद में एक और जुड़ा हुआ है, क्या? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। उस बात की पुष्टि किससे होगी कि ये किसके ऑब्जेक्ट है? ये दोनों के दोनों क्या है? यू एंड आई किसके ऑब्जेक्ट है? बिटवीन के। बिटवीन प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद में क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन यू एंड मी ऑन दिस प्रोजेक्ट, तुम्हारे और मेरे बीच में इस प्रोजेक्ट पे अनबन नहीं है। तो कुल मिला के प्रपोजिशन के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव के साथ हैं। एवरीवन वेंट टू द मैरिज, हर कोई शादी में गया। एवरीवन वेंट टू द मैरिज बट ही या हिम, सिवाय उसके, बस वो नहीं गया। आई कैन गो एनी वेयर बट नॉट योर हाउस, एक तो वो होता है मैं कहीं भी जा सकता हूँ सिवाय तुम्हारे घर, तो हर कोई शादी में गया सिवाय उसके। अब ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आते, क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। ये ऐसे पूछते भैया, ऐसा ध्यान में रखना आपको। समझ में आ रही बात? और आगे बढ़ते हैं। देयर इज नथिंग बट ही या हिम, कुछ नहीं सिवाय उसके कुछ नहीं है, वहाँ पर उसके सिवाय कुछ नहीं है। अब नथिंग बट भी आपकी क्या होती है? प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, प्रपोजिशनल फ्रेज होती है। बट को अगर देखें तो सिंगल प्रपोजिशन के तौर पे, नथिंग बट अगर दोनों को इंक्लूड करके देखें तो दो शब्द मिलके क्या बनाते हैं? प्रपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। तो देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है सिवाय उसके, सिवाय वह नहीं, सिवाय उसके, हिम लिखा जाएगा, ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गई। आई अलोंग विथ यू, मैं साथ ही साथ तुम। आई अलोंग विथ यू, अलोंग विथ मतलब के साथ साथ, के साथ साथ, मैं साथ ही साथ तुम। आई अलोंग विथ यू, या फिर अलोंग विथ मतलब साथ साथ, के साथ। आई अलोंग विथ यू इज आर डॉक्टर। अब यहाँ पर ये अलोंग विथ क्या है? प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है तो ये यू क्या है? सर ये तो दोनों तरीके से काम कर लेगा। पता कैसे चलेगा बेटा? ये ऑब्जेक्टिव केस ही है। ये क्या लिखा है? ये ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा है, याद रखना। आई अलोंग विथ यू इज आर डॉक्टर। अब अच्छा इस सेंटेंस में गलती क्या है? जो बता देगा तो समझ जाना बहुत 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 बहुत
आग वाला काम हो जाएगा, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, है ना, जिसने बता दिया। देखो अब आपके पास ऑप्शन में है भैया, देखो इज और आर, तो बहुत सारे महारथी क्या करेंगे, यू के अनुसार आर लगा के जाएंगे। भाई यू तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आई अलोंग विथ यू, मैं साथ ही साथ तुम, ना तो इज आएगा ना एम आएगा यहाँ पर, सॉरी ना तो इज आएगा ना आर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा। आई अलोंग विथ यू एम डॉक्टर, आई अलोंग विथ यू एम डॉक्टर, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि बेटा ये पीछे जाते ना तो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये शुरू में रख के यहाँ पर मैंने क्या करा, दो सब्जेक्ट को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो उसके बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट अगर ये यू है तो यू ऑब्जेक्ट है तो वो इज़ेमार ले नहीं सकता, तो मेन सब्जेक्ट कौन होगा, आई, तो आई के अनुसार वर्ब रखी जाएगी। आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल होगा। एक बार बताओ, आई एज वेल एज यू इज एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये सेंटेंस को ज़्यादा ध्यान से देखो, मैं साथ ही साथ तुम, एज वेल एज भी क्या है आपकी, ये कंजंक्शन भी है, लेकिन यहाँ पर काम कर रहा है साथ ही साथ, ये काम कर रहा है भैया प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह। एज वेल एज आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन तब कहलाएगा जब दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ेगा, जैसे आई एम एजुकेटेड एज वेल एज यू आर एजुकेटेड, तो जब कंजंक्शन को जोड़े तो एज वेल एज के सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आई। लेकिन एज वेल एज से शुरू में दो शब्द जुड़े हैं, दो प्रोनाउन जुड़े हैं, दो नाउन जुड़े हैं, तो पहले नाउन के अनुसार आपको वर्ब लगाना है। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा ये शब्दों का समूह प्रेपोजिशन का काम करता है, इसके आने वाला, इनके बाद आने वाला जो भी रहेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा भैया, ऑब्जेक्ट। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा, इनके बाद आने वाला क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। फिर मेन सब्जेक्ट कौन रहेगा, आई, आई के अनुसार क्या आएगा, एम। बात क्लियर हुई। हाँ, ये ग्रामर भैया रिटर्न में ध्यान रखना है, स्पोकन में कुछ भी बोल के चले जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पोकन में तुम कुछ भी बोल के चले जाओ, तुम अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, दैट इज़ अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन स्पोकन, जो बोली जाती है बोली जाने वाली भाषा में, राइट। एंड यू जस्ट वॉन्ट टू कन्वे योर मीनिंग, you just want to express your thought to that particular person, that what you are trying to say him. If you make a mistake, it doesn't matter, but he will get you and he will answer your question. But written, वहाँ पर कोई भी आपसे ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। रिटर्न में आपको स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, सही लिखना पड़ेगा, ग्रामेटिकली सही जमाना पड़ेगा भैया। बात समझ में आ रही है। तो जो स्पोकन में बोलते हैं वो रिटर्न में कई बार यूज़ नहीं होता है, ये बात दिमाग में भेजे में घुसा के रख लेना, ठीक है। नहीं तो बोलो जो आप स्पोकन में बोल रहे हो वही धड़ल्ले से दिए जा रहे रिटर्न में। Nobody could do that work beside he। अब बिसाइड तो आपकी प्रपोजिशन होती है, के अलावा कोई भी उस काम को नहीं कर सकता, बिसाइड्स ही कोई भी उस काम को नहीं कर सकता, वह के अलावा, वह के अलावा भी नहीं, उसके अलावा। तो ही नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा हिम। क्या लिखना पड़ेगा भैया, हिम का प्रयोग करना। क्या लिखना पड़ेगा, हिम लिखना पड़ेगा। ही के बाद मतलब सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा एरर बेटा प्रेपोजिशन की बनती है, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग जो होता है ना प्रेपोजिशन के साथ। अभी आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊँ कंपैरिजन करते वक्त किस तरीके से सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन होता है, राइट। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई मेरी नाक में खुजली क्यों चल रही है यार, बहुत अजीब मीठी सी खुजली चल रही है, इसलिए बार बार खुजाने का मन कर रहा है ठीक है। तो बिसाइड प्रेपोजिशन है, बिसाइड्स, बिसाइड भी प्रेपोजिशन है, बिसाइड भी प्रेपोजिशन, बिसाइड्स भी होता है के अलावा, और बिसाइड होता है के बाजू में। तो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, राइट। चलो अब इंटरेस्टिंग चीज पे जरा आ जाओ जरा भैया, इधर देखो, लुक एट हियर। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये जो हम लोगों ने पढ़ के आए, इनका इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ किस तरीके से प्रयोग होते हैं। सर हमने तो पढ़ा आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर। बेटा यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आई एम डॉक्टर, आई एम ए टीचर। यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत ही ध्यान से समझना है। जो आप स्पोकन में बोलते हो उनका कोई वेटेज नहीं है वहाँ पर रिटन इंग्लिश में। यहाँ पर मैं जो सब्जेक्टिव केस बताने वाला हूँ इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ, ये थोड़े से अलग है। हो सकता है आप में से कुछ नहीं जानते हो, कुछ जानते हो, कुछ यूज़ भी करते होंगे। सर कैसे, बताओ। पहला आपके लिए एक क्वेश्चन है, बताओ
इट इज़ मी सही है या इट इज़ आई सही है, विच वन इज़ करेक्ट, है ना। पॉज कर लो, समझ लो। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, हो गया। तेरे नाम के सजदे कुछ ऐसा कर जाऊं, इट इज मी होता कि इट इज आई होता, लेट गेट डिस्कस्ड अबाउट दिस। इट इज़ मी होता है कि इट इज़ आई होता है। देखो बोलचाल में आप ये बोलते हो, रिटर्न में आपसे ये पूछा जाता है। इट इज़ मी बेटा होता है ये यूएसए इंग्लिश, बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें बोलते हैं इट इज़ मी। बोलते ना कौन है वहाँ, इट इज़ मी, ये मैं हूँ। कौन है वहाँ, इट इज़ मी, ये मैं हूँ। तो इट इज़ मी जो बोलते हैं ना, ये एक प्रकार से इम्फसाइज करने के लिए हम लोग बोलते हैं इट इज़ मी, मैं हूँ। तो ये बोलचाल में यूएसए अमेरिकन इंग्लिश में चलता है। इट इज़ आई चलता है भैया यूके ब्रिटिश इंग्लिश में चलता है, ठीक है ना। तो सर हम कौन सा फॉलो करें, आपसे एग्जाम में कौन सी पूछी जा रही, ब्रिटिश इंग्लिश पूछी जा रही, तो इट इज़ आई को ही फॉलो करें। एक तो ये हो गया श्रद्धांजलि वाले आंसर हो गए, राइट। अब दूसरा इसका रीज़न ये होता है कि जो मैंने बोला इसको ज़रा समझो ज़रा, ग्रामेटिकली अगर चले अच्छे से, ये जो सेंटेंस है इट इज़ मी, इट इज़ आई। अब यहाँ पर एक बात बताओ, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है। ये ऐसा सोचना गलत है बेटा, ये सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं, ये टेम्परेरी बेस पे है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट तो आपका आई है, ये तो आई को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इट इज़ जो शब्द होता है, इट इज़, ये मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, ये टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है, ये आई को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मेन सब्जेक्ट कौन है, हमारा आई। तो यदि वो मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको सब्जेक्टिव केस में लिखना ग्रामेटिकली ज़्यादा बेहतर रहेगा। इट इज़ आई एम्फसाइज करने के लिए अपनी बात को जोर दे, हेलो इट इज़ आई, या मैं हूँ। अब देखो बोलचाल में तो हम बोल देते हैं इट इज़ मी या मैं हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से थोड़ा रिलेट करता हूँ। मैंने बोला उसने तुम्हारी जान बचाई, ही सेव्ड योर लाइफ। अब उसने तुम्हारी जान बचाई, उसमें सब्जेक्ट कौन है, ही सेव्ड योर लाइफ, उसने तुम्हारी जान बचाई, ही सेव्ड योर लाइफ, राइट। इतनी बात तो क्लियर हो गई। वह मैं था जिसने तुम्हारी जान बचाई, इट इज़ मी नहीं, वह मुझे था नहीं, इट इज़ आई हु सेव्ड योर लाइफ। तो इट इज़ के बाद में सब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं, याद रखना। हाँ, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखे जाते हैं। सब्जेक्टिव आपको केस लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई, है ना, क्योंकि इट इज़ जो होता है वो मेन सब्जेक्ट नहीं होता, मेन सब्जेक्ट आपको आई होता है और उसी को इंट्रोड्यूस करता है इट इज़। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो होता है ना, ये जो इट इज़ मी होता है और जो इट इज़ आई जो होता है, याद रखना। अगर आपको सेंटेंस को आगे बढ़ाना है, इसको एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लो अगर आपको सेंटेंस को यहीं पे ख़त्म करना है तो ऑब्जेक्टिव पे सेंटेंस को ख़त्म करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, राइट। लेकिन अगर आगे आपको कहानी और लिखना है, इसी सब्जेक्ट के बारे में आगे कहानी लिखना है, तो इट इज़ आई के बाद में सब्जेक्टिव केस ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ज़्यादा ग्रामेटिकली सही रहता है, राइट। आपको एग्जाम में कौन सा फॉलो करना है, आपको करना है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, जो इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है आपको उसको फॉलो करना है, मी नहीं लिखना है, राइट। मैंने कहा इट इज़ आई, ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये इसको क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस का पालन नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव केस आप बोलचाल में बोल रहे हो, डजंट मैटर, वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता, राइट। एक चीज़ और मैंने बताई, यदि आपका सेंटेंस यहीं पे खत्म हो रहा है तो कई बार कुछ ग्रामरियन मानते हैं कि भाई इट इज़ मी पे सेंटेंस अगर मी पे ख़त्म हो रहा है तो वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस लिखना ठीक है, होता है, माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन सेंटेंस को आगे इसी के बारे में कुछ लिखना है, इसी सब्जेक्ट के बारे में, इसकी सब्जेक्ट के बारे में आगे लिखना है, सब्जेक्ट ने क्या किया, तो सब्जेक्टिव केस लिखना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ये सबकी अलग अलग राय बता रहा हूँ मैं अपने पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, सबकी अलग अलग राय बता रहा हूँ, राइट। 2-3 मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि इट इज़ आई मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, मेन सब्जेक्ट ये होता है, तो ये तो इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए सब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं, है ना। और इधर अगर सेंटेंस को यहीं खत्म करना है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखो, ये बोलचाल में चलता है, अमेरिकन इंग्लिश में ये चलता है, ब्रिटिश इंग्लिश में। अब कुछ एग्जांपल देखो जरा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, राइट। मैंने बोला इट वॉज हिम हु सेव्ड योर लाइफ, इट वॉज हिम हु सेव्ड योर लाइफ। अगर मुझे सिर्फ सेंटेंस को इतना लिखना है तो बोलचाल के हिसाब से सही है, और अगर आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लिखना है तो इट इज़ ही लिखना पड़ेगा दोस्तों,
कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। इट वॉज ही, या वही था जिसने तुम्हारी जान बचाई। आगे मैं कहानी लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। इट वॉज ही, या वही था जिसने तुम्हारी जान बचाई। और वह आपने वो भी पढ़ा होगा, इफ आई वर, वो सब्जेक्टिव केस जो होता है, सब्जेक्टिव बोलते हैं शायद, सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव मूड। इसके बाद में आपने वो पढ़ा होगा, इफ आई वर डॉक्टर, इफ आई वर, तो वर के साथ भी आई लिखा जाता है, तो वो सब्जेक्टिव मूड होता है। वो भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देखना उसमें अपने कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो में आपको मिल जाएगा, राइट। कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो में आपको मिल जाएगा कि वर के साथ भी क्या आता है, सभी सारे सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर आता है ना, तो वहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगा। इट इज़ मी हु इज़ एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब बताओ इसमें क्या आएगा, ये तो समझ में आ गया भाई। इसको काट के क्या करना पड़ेगा, इसको काट के क्या करना पड़ेगा, ही करना पड़ेगा। इट इज़ मी हु इज़ एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इट इज़ मी हु इज़ एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहाँ तो पहले इसको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस लिखना है, राइट। इट इज़ आई, वो मैं हूँ, मुझे हूँ नहीं, वो मैं हूँ जो इस चीज़ के लिए क्या है, जिम्मेदार है। और ये जो हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, आई के लिए काम कर रहे हैं। ये किसके लिए काम कर रहे हैं, आई के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी हु के अनुसार नहीं आएगी, हु के अनुसार नहीं आएगी, वो आई के अनुसार आएगी, क्योंकि आई के ही बारे में पूरी क्या आगे कहानी लिखी हुई है। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये मैं हूँ जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पर आपको मी लिख के दे देंगे, मी को काटना आई लिखना है, इधर आपको इज लिख के दे देंगे, इसको काटना है एम लिखना है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, एम। बात क्लियर हुई। हाँ, इधर इट इज़ हर हु स्टोल योर पर्स, यह उसे है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। उसे है नहीं भाई, यह वह है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। इट इज़ शी, यह वह है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। इट इज़ शी हु स्टोल योर पर्स, दैट इज करेक्ट। इट विल बी अस, यह हम होंगे, यह हमें होंगे नहीं, यह हम होंगे, हमें नहीं होंगे भैया, हम होंगे। इट विल बी वी हु विल क्रैक सीजीएल, या हम होंगे जो सीजीएल को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। बात समझ में आ रही है भैया, ओ भैया बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो इधर आगे बढ़ो। देखो, इट वॉजंट अस, ये हम नहीं थे, इज वॉजंट वी। इट इजंट मी हु लाइड टू यू, या मैं नहीं था, या मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें झूठ बोला। इट इजंट आई, या मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें झूठ बोला। समझ में आ रहा है किस तरीके से इट इज़ मी और इट इज़ आई, इनके बीच में डिफरेंस हमने जानने की कोशिश की। और इट इज़ के बाद में या इज एम आर के बाद में हमेशा कौन से केस लिखे जाते हैं भैया, सब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं, राइट। वो लगता है आपको ऐसे ही, वो लगता है आपको ऐसे ही। जैसे अब एक बात बताओ, यहाँ तो आप कर ही लोगे, कहाँ कर लोगे आपने बोला आई एम अ डॉक्टर, सर ये भी तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप ऑलरेडी लगा ही रहे हो आगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसी सब्जेक्ट के बारे में डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरक बन रहा है। याद रखना, एम के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर क्या है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसको सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, राइट, क्योंकि ये सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो इज एम आर के बाद में, वॉज वर के बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आते। वो ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ आता है, आई किल्ड यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होगा जिसपे एक्शन जाएगा। अगर कर्ता ने कोई एक्शन किया और जहां वो गया उसके रिसीवर तक, तो वो जो रिसीवर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सिर्फ एक्शन वर्ब में होता है, लेकिन स्टैटिव वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, राइट, ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो यहाँ तो ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है, लेकिन जब आप इट से करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, एम्फसाइज करोगे, तो इट इज़ के बाद में सब्जेक्टिव केस लिखे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएंगे। या देयर इज ही, देयर और इट, ये दोनों को समझ लेना। देयर इज ही हु सेव्ड योर लाइफ, या वह है जिसने तुम्हारी लाइफ बचाई। देयर इज ही हु सेव्ड योर लाइफ। तो देयर और इट ये मेन सब्जेक्ट नहीं होते, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, राइट। ये मेन सब्जेक्ट को लाने का काम करते हैं। अगर ये मेन सब्जेक्ट होते ना, अगर ये इट और देयर मेन सब्जेक्ट होते ना, तो इनका कुछ मतलब निकलता। जैसे मैंने बोला बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो क्या आप इसको ऐसा लिखते हो, रेनिंग इज, बारिश है, रेनिंग इज, बारिश है, ऐसा लिखते हैं क्या, नहीं लिखते ना।
आप लिखते हो इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। क्या इसका मतलब यहाँ पर है यह बारिश हो रही है? गर्मी है, इट इज़ हॉट, यह गर्मी है। इट का कोई मतलब नहीं होता, इट तो इसको मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, रेन को, हॉट को, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मेन सब्जेक्ट ही नहीं होता, राइट। चलो इतना पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं भाई साहब। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, इनका यूज़ कैसे करते हैं और किस तरीके से इनसे एक्सरसाइज आती है एग्जाम में, राइट। समझते हैं पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज करके रखा है। ये होता है पजेसिव बोल दो आप, पजेसिव बोल दो, इट डजेंट मैटर, कोई दिक्कत तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पजेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव बोल दो, मैं तो एडजेक्टिव बोलता हूँ, मैं आप मानता हूँ डी साइलेंट। एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, माय, आर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सभी क्या ऑल आर पजेसिव एडजेक्टिव। सर करते क्या है, ये अधिकार दिखाते। मेरा पेन, माय पेन, तुम्हारा पेन, योर पेन, मेरा पेनल बोर्ड, माय पेनल बोर्ड, मेरा वीडियो, माय वीडियो, मेरा कंटेंट्स, माय कंटेंट्स। समझ में आ रहा है? तो ये अधिकार दिखाता है। क्या दिखाता है? किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार, मालिकाना हक। एक बार ऑफ भी दिखाता है, आपका एपोस्ट्रोफी एस भी दिखाता है, तो ये भी दिखाते हैं। फिर आता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। सर ये क्या करते हैं बेटा? ये भी अधिकार दिखाते, ये भी अधिकार दिखाते। माइन, मेरा बैग, मेरा, आवर्स, हमारा, ठीक है ना। योर्स, तुम्हारा, हीज, उसका, हर्स, उसका, देयर्स, उनका, माय, मेरा, और हमारा। तो मीनिंग तो सेम जा रहा है। फिर सर अंतर क्या है? कुछ नहीं बेटा, इन सब के बाद में क्या आता है? नाउन आता है। क्यों? क्या आता है? नाउन आता है। इन सब के बाद में क्या आता है? एक नाउन आता है। माय पेन, योर पेन, आ पेन, हीज पेन, हर पेन, इट्स टेल, देयर वर्क। लेकिन इनके बाद में नाउन नहीं आता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या होता है? नाउन होता है। सर कैसे? समझ नहीं आया, समझते हैं। देखो माय जो होता है आपका, माय पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो माय प्लस नाउन, माय प्लस जब नाउन मिल जाता है, माय के साथ जब नाउन को आप मिला देते हो तो ये बन के क्या निकल के आता है? पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। सर कैसे? माय प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन। सर कैसे? जैसे मैं बोला माय कार, ये मेरी कार, इट इज़ माय कार, है ना। लेकिन माय और प्लस कार को मैंने मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा? माइन बन जाएगा। कहने का मतलब माय कार इज, चलो आगे लिखा है मैंने, एक्सरसाइज लिखी तो है यार, इतना क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं। फिर से समझ लो, माय प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन। उदाहरण के तौर पे माय और कार को मैंने मिला दिया, माय कार, या तो बोल दो माय कार, तो बराबर क्या हो जाएगा? माइन। सर कैसे? मैंने बोला माय कार इज एक्सपेंसिव, मेरी कार कैसी है? महंगी है। मेरी कार कैसी है भैया? महंगी है, ठीक है। माय कार इज एक्सपेंसिव, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये दोनों को मिक्स करके इसी सेंटेंस को ऐसा बोल सकता हूँ, माइन इज एक्सपेंसिव। मतलब इसी में माइन में क्या छिपा है? माय कार, क्योंकि ये दोनों के मेल से ही तो बना है माइन। ये माय और नाउन को, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को जब मिक्स किया तो ही तो बना आपका पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन में ऑलरेडी नाउन होता है, तो हमको एक और नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी सेंटेंस को ऐसा बोला जा सकता है, माय कार इज़ एक्सपेंसिव, माय कार इज़ एक्सपेंसिव, माइन इज़ एक्सपेंसिव कार। यहाँ पर कार लगा सकते हो, पीछे जा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नाउन ये एडजेक्टिव। लेकिन ये अब काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ये कार सब्जेक्ट है, माय सब्जेक्ट नहीं है। ऊपर वाले में माय सब्जेक्ट नहीं है बेटा, कार सब्जेक्ट है। लेकिन नीचे वाले में सब्जेक्ट कौन है? माइन। फर्क ये है कि ये जो होते ना, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं होते, ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट नहीं होते। लेकिन ये सेंटेंस के क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट। और यही क्या बन सकते हैं? ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई? चलो एक बार वो ट्राई करते हैं, बैटरी भी लगभग गई है। योर प्लस नाउन, जब योर के साथ कोई नाउन लिख दो, जैसे योर बुक, दोनों को मिक्स कर दूं तो मैं उसको बोल सकता हूँ योर्स। योर्स इज अ गुड बुक, योर बुक इज गुड, योर्स इज अ गुड बुक। तुम्हारी किताब अच्छी है, तुम्हारी किताब अच्छी है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो योर प्लस नाउन इज इक्वल टू योर्स। तो ये योर्स में क्या छिपा हुआ है? ऑलरेडी नाउन छिपा हुआ है। योर प्लस हाउस, योर्स मतलब तुम्हारा घर,
समझ में आ गया भैया? आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखो। अगला और एक और एग्जांपल जिससे मैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा योर प्लस नाउन, तो जब योर के साथ नाउन जुड़ जाता है इज इक्वल टू व्हाट? योर्स। योर प्लस नाउन इज इक्वल टू व्हाट? योर्स। मतलब ये योर्स में ये नाउन ऑलरेडी छिपा हुआ है, लेकिन जब योर लिखोगे तो उसके साथ नाउन लिखना पड़ेगा। योर हाउस इज बिग को कहा जा सकता है योर्स इज ए बिग हाउस। जैसे योर हाउस इज इक्वल टू योर्स, योर हाउस इज बिग को कहा जा सकता है योर्स इज अ बिग हाउस। ठीक है, समझ आई? पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद एक नाउन लेगा ही लेगा, अधिकार किस पे बताएगा भाई, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन अपने बाद में कोई नाउन नहीं लेगा। पजेसिव प्रोनाउन कोई भी नाउन नहीं लेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी नाउन होता है। इनके बन जाते हैं योर के और के साथ जब नाउन रखता हूँ मैं, जैसे मैंने बोला आवर हाउस, क्या बोला मैंने? और के साथ में जब मैं कोई नाउन रखता हूँ, लिखा भैया आर हाउस, इन दोनों को मिक्स करके मैं लिख सकता हूं आर्स। आर हाउस इज बिग, आर्स इज बिग हाउस। हमारा घर बड़ा है, हमारा घर बड़ा, दोनों का मीनिंग एक ही है, राइट। फिर हीज के साथ एक नाउन रख दिया, तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो बनेगा हीज। हर के साथ नाउन रखोगे तो क्या बन जाएगा? हर्स। हेयर के साथ, सॉरी, हर के साथ जब सॉरी तो एग्जाम्पल है, जैसे हर हेयर तो इसको लिख सकता हूँ हर्स इज अ गुड हेयर। देयर के साथ नाउन रखोगे तो क्या बन जाएगा? देयर्स। बात समझ में आई भैया? इसमें ऑलरेडी नाउन छिपा होता है इन पजेसिव प्रोनाउन में, तो हमको एक और नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो किस तरीके से एग्जाम में एक्सरसाइज आपसे पूछी जा सकती है। बताओ इन सेंटेंस में गलती क्या है? ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, दो पेयर बनाए हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर होता क्या है, कब पजेसिव प्रोनाउन आएगा और कब पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, राइट। मैंने बोला आई वॉन्ट टू यूज़ योर मोबाइल, योर नाउन है, उससे पहले जो आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अभी एडजेक्टिव तो है, कौन सा है? अधिकार वाला एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं। आई वॉन्ट टू यूज़ योर मोबाइल, मुझे तुम्हारा मोबाइल यूज़ करना है, को कहा जा सकता है आई वॉन्ट टू यूज़ योर्स मोबाइल। अब इसमें गलती क्या है? यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी मोबाइल छिपा हो गया, तो आप मोबाइल को हटा दो। आई वॉन्ट टू यूज़ योर्स, तो मतलब कहने वाला अंडरस्टूड है कि बात किसकी हो रही थी? मोबाइल की हो रही थी। तो सेकंड सेंटेंस में मुझे मेंशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी लिख सकता हूँ आई वॉन्ट टू यूज़ योर्स, कहने का मतलब मैं तुम्हारा मोबाइल यूज़ करना चाहता हूँ। अगर इसको नहीं पता है, लिसनर को नहीं पता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू यूज़ योर मोबाइल। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो मोबाइल को हटा दो और इसको रहने दो, आई वॉन्ट टू यूज़ योर्स, दैट इज़ मैं तुम्हारा यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब मोबाइल की बात हो रही है, ठीक है ना। हर ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसकी ड्रेस बहुत ही सुंदर है। अब ड्रेस क्या है? नाउन, नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हर्स ड्रेस, भाई ये इसमें ऑलरेडी क्या छिपा हुआ है? हर तो है प्लस ड्रेस भी है, इसमें ये दोनों मिल के क्या बना है? हर्स बना है। फिर एक नाउन और लगा रहे हो आप, ये पजेसिव प्रोनाउन है और ये नाउन है, तो जब भी याद रखना प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आते। प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह पर लिखा जाना, नाउन के बगल में नहीं लिखते, राइट। तो इसको आपको काटना पड़ेगा, क्या आ जाएगा? हर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कहने का मतलब किसकी बात हो रही है? ड्रेस की बात हो रही है, तो ड्रेस ऑलरेडी उसमें छिपी हुई है, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बोला योर हाउस इज़ बिग बट माइन हाउस इज़ स्मॉल, तुम्हारा घर बड़ा है। योर हाउस, हाउस नाउन है, उससे पहले ये आया तो ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं। इस बिग, तुम्हारा घर बड़ा है, बिग भी आपका क्या है? एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। तो योर हाउस का कॉम्प्लीमेंट कौन है? बिग, मतलब सेंटेंस है वो तो ठीक ही चलेगा, बट आपका कंजंक्शन है। माइन हाउस इज स्मॉल, हाउस क्या है? नाउन, और माइन में क्या छिपा है? माई हाउस, ऑलरेडी इसमें क्या है? माई हाउस, तो हाउस लिखने की ज़रूरत नहीं है। योर हाउस इज़ बिग बट माइन इज़ स्मॉल, तुम्हारा घर बड़ा है लेकिन मेरा छोटा है, ठीक है ना। फिर देखो इधर और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेहतरीन तरीके से। माई कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मेरी कार बहुत महंगी है, ठीक है ना। बट योर्स कार इज़ वेरी चीप, योर्स में क्या छिपा हुआ है? कार छिपी हुई है, तो कार लगाने की एक अलग से एक्स्ट्रा नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो योर्स इज़ वेरी चीप। देयर्स वर्क इज़ वेरी इजी, उनका काम बहुत ही आसान है, दिख रहा है भैया आपको, है ना, उनका काम बहुत ही आसान है। अब देखो देयर्स वर्क इज़ वेरी इजी बट देयर वर्क इज़ वेरी इजी, अब देखो यहाँ पर इसमें ये नहीं आएगा,
अगर आप इसको नाउन मान रहे हो और इसको एडजेक्टिव मान रहे हो तो इसमें से एस हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये करना चाह रहे हो कि भाई इसको हम ऐसे ही रहने दें योर्स देयर्स को और वर्क को हटा दो, फिर देयर्स इज़ वेरी इजी। अब वो बात किसकी हो रही पता नहीं है, नीचे सेंटेंस में मैंने और क्लियर किया, देयर वर्क इज़ वेरी इजी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देयर वर्क इज़ इजी, ये पहला वाला सेंटेंस होगा, फिर दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो देयर्स इज़ वेरी इजी, वर्क नहीं आएगा, देयर्स में ऑलरेडी नाउन छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा अभी हुआ है, देयर्स वर्क इज़ वेरी इजी, ठीक है ना। तो देयर्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नाउन लिखा है और इसमें भी ऑलरेडी नाउन छिपा हुआ है, तो ये नाउन की ज़रूरत नहीं है। देयर्स इज़ वेरी इजी इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देयर वर्क इज़ वेरी इजी। ये दोनों को मिक्स करके आपने क्या बना दिया, देयर्स। माय शर्ट इज़ बेटर देन यू। अब देखो पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, इनका कंपैरिजन इस तरीके से भी होता है। अब मुझे बताओ, देखो नहीं, ना सिर्फ इंसान का कंपैरिजन हो सकता है, वस्तुओं का भी हो सकता है कंपैरिजन। माय शर्ट इज़ बेटर देन यू, योर या योर्स, तीनों में से क्या आएगा। ये तीन ऑप्शन है आपके पास, तीनों में एक चूज़ करना आपको। माय शर्ट, शर्ट आपका नाउन है और नाउन से पहले आए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार दिखा रहा। माय शर्ट मतलब मेरा शर्ट इज़ बेटर, बेटर आपका क्या है, एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री में। इज़ क्या हो जाएगी आपकी, वर्ब हो जाएगी। देन आपका क्या है, कंजंक्शन प्रपोजिशन दोनों होता है, ठीक है ना, कंजंक्शन प्रपोजिशन दोनों होता है। जैसे बेटर देन मी होता है ना, तो मी कहाँ लिखते हैं हम लोग, अमेरिकन इंग्लिश में बोलचाल में, और बेटर देन आई ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाता है, राइट। तो यू माय शर्ट इज़ बेटर देन, ये कंजंक्शन प्रपोजिशन दोनों होता है। प्रपोजिशन होगी तो ऑब्जेक्ट लेगी, कंजंक्शन होगा तो सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर अलग है, यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर अलग है। मुझे बताओ कि माय शर्ट इज़ बेटर देन यू, मेरा शर्ट तुमसे अच्छा है। अरे भाई तुमसे अच्छा कैसे हो सकता है, तुम्हारे शर्ट से अच्छा होगा। माय शर्ट इज़ बेटर देन योर, मेरा शर्ट अच्छा है तुम्हारा, क्या तुम्हारा क्या है, इसके बाद में कोई नाउन ही नहीं आया, इसके बाद में कोई नाउन ही नहीं आया, तो हम क्या करें, इन दोनों के मिक्स वर्ड को लिख देते हैं योर्स। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। माय शर्ट इज़ बेटर देन योर्स, अब इसमें क्या छिपा है, योर शर्ट, इसमें क्या छिपा है, ऑलरेडी शर्ट है। समझ में आ गई बात। फिर देखो, हीज कार इज़ मोर कॉस्टलियर देन मी माई माइन, हीज कार लिखा है यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन, ठीक है। मोर कॉस्टलियर ज़्यादा महंगी है, मुझे से महंगी नहीं है, मेरे से महंगी नहीं है, मेरी कार से महंगी हो सकती है। तो माइन में क्या छिपा है, माय कार, माइन में क्या छिपा है, माय कार, ऑलरेडी नाउन प्लस एडजेक्टिव है वो, माइन पजेसिव प्रोनाउन है वो। देयर्स इज अ चीपर देन माय मोबाइल, अब देयर्स इज अ चीपर देन माय मोबाइल, उनका मोबाइल सस्ता है। अब इधर बताओ, या तो आप ऐसे कर दो, दोनों ही सही है, माय मोबाइल भी सही है, माइन भी सही है, दोनों ही सही है। यहाँ पर देखो, देयर्स इज अ चीपर देन माय मोबाइल, ये आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ में लिख दो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख दो, पजेसिव प्रोनाउन माइन, ठीक है ना। और इधर भी लिखा मैंने मोबाइल, देखो लेकिन इधर देख लो भैया, आगे भी लिखी कहानी, वो माइन के साथ मोबाइल लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा। माइन ऑलरेडी इसमें मोबाइल है, तो माइन के साथ मोबाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिख सकते हो, माइन लिख सकते हो या माय मोबाइल लिख सकते हो, दैट इज़ एक्चुअली करेक्ट। या तो आप माइन लिख दो या माय मोबाइल लिख दो, क्योंकि आगे लिखा हुआ तो मैंने देखा माइन के साथ फिर मोबाइल नहीं आया, क्योंकि माइन में ऑलरेडी मोबाइल है। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो होता है माय कार इज़ गुड, मेरी कार अच्छी है, ठीक है ना। फिर बोला माइन इज गुड कार। अंतर क्या है इनमें कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, ये सेंटेंस का क्या नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन है ना, ये दोस्तों क्या करेगा, ये सेंटेंस का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ये बातें विशेष तौर पर ध्यान रखना। आई लाइक योर ड्रेस, है ना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखे तो ये दोनों मिलके किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। तोड़े तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, नाउन। तो बेसिकली देखा जाए तो नाउन कौन है भैया, यहाँ पर ड्रेस है। तो लाइक का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ड्रेस। लेकिन ये दोनों ही किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो योर क्या नहीं बनता, ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन इसके साथ आने से वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट, इन दोनों को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। लेकिन अकेला आई लाइक
योर्स। अब ये अकेला शब्द क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, एडजेक्टिव है तो भैया नाउन से पहले आएगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, दैट इज एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, राइट। देखो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू टेल समथिंग क्लियरली, टू टेल समथिंग क्लियरली, मतलब किसी चीज़ की ओर इंडिकेट करना, किसी चीज़ की ओर क्या करना, संकेत करना। ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज़ की ओर संकेत करके उसको क्या करे, डिफाइन करे, तो वो सारे हो जाते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। इसमें कुछ होते हैं आपके दिस होते हैं, दैट होते हैं, दीज होता है, दोज होता है, सच और वन भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। हालांकि लोग सच और वन को इस कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। इवन आपका जो आर्टिकल द भी होता है ना, वो भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, राइट। गिव मी द बुक, डिमॉन्स्ट्रेटिव तो कर रहा हूँ मैं। चलो समझने की कोशिश करते, वन बाय वन डील करने की कोशिश करते। देखो दिस और दैट हमको पता है, ये दोनों ही सिंगुलर होते हैं। ये पास और दूर की चीज़ों को क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। दिस नियर हो या फार हो, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर है। इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। चलो ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया। दिस पास कोई चीज़ है एक, जैसे दिस इज़ अ पेन, या पेन है, दिस इज़ अ पेन, या पेन है, या लाइट है, दिस इज़ अ लाइट, या बोर्ड है, दिस इज़ बोर्ड, या मोबाइल है, दिस इज़ मोबाइल। तो कोई चीज़ जब पास हो और हमको उसको बताना हो, डिमॉन्स्ट्रेट करना हो, तो करो दिस का यूज़। और अगर वही चीज़ एक दूर है तो क्या लगा दो, दैट। चलो ये तो बेसिक चीज़ हो गई बच्चों वाली, राइट। दिस और दैट, नियर पास सिंगुलर हो गया, ये दोनों ही क्या है, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। उसी प्रकार दीज और दोस्त जो होते हैं ना, वो प्लूरल के लिए होते हैं। कोई चीज़ बहुत सारी पास है, नियर के लिए दीज, और फार के लिए क्या आ जाएगा, दोस्त। कोई बहुत सारी चीज़ें पास है तो क्या लगाओगे, दीज, और बहुत सारी चीज़ें दूर है तो क्या लगा दोगे, दोस्त का प्रयोग कर दोगे। इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। इतनी बात क्लियर। दीज आर चेयर्स एंड दोज आर चेयर्स। उसी प्रकार सच जो होता है, टू शो टाइप्स, किसी भी चीज़ का टाइप से बताता है सच। किसी भी चीज़ का क्या बताता है, टाइप से बताते हैं। इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, उनका टाइप से बताता है। जैसे मैंने बोला, ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक, सच पीपल आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक है, ऐसे लड़के बहुत ही ख़राब है, सच बॉयज़ आर एक्चुअली वेरी बैड। तो हम जब सच का प्रयोग करते हैं ना, तो टाइप से बताते हैं किस कैटेगरी का है, व्हाट काइंड ऑफ द कैटेगरी दैट पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग्स, राइट। और एक होता वन, ये वन सर गणित वाला तो नहीं, 1 2 3, ये गणित वाला वन नहीं है मेरे भाई, ये वन वो वन है, बाला 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 बाला। जैसे आप हम लोग कई बार दुकान पे जाते ना, बोलते ना भैया वो वाला देना, इंडिकेट करते ना, दैट बन, दिस बन, ये वाला, दैट बन वो वाला, वो नीले वाले के पीछे ब्लू वाला, दैट इज एक्चुअली ब्लू वन विच इज़ बिलो द रेड वन। इस तरीके से हम लोग भी बोलते ना, तो वो वाला है वन। चलो सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज़ माई कार, कोई कार पास है, मुझे इंडिकेट करना है, दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। अब यही कार दूर है तो दैट इज़ माई कार, ठीक है, क्लियर। दीज आर माई बुक्स, बहुत सारी किताबें पास है, तो ये मेरी किताबें हैं। तो इनके साथ देखो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। इनके साथ क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसके साथ भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। बस आपको यहाँ पर ये सीखना है कि दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए। दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर्स, ये किताबें मेरी है, वे किताबें आपकी हैं। दीज आर और इज़ माई कार्स, दीज लगा है तो वर्ब कौन सी होगी, आर, इज़ नहीं आएगा। दोज आर माई कार्स, दोज लगा है तो वर्ब कौन सी आएगी, आर, प्लूरल होगी, ठीक है ना। दोज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर्स। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ हमको बेसिक आती है और ये मैं आपको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। आपका दीज और दैट, दीज और दोज का प्रयोग एक्चुअली होता कहाँ है, ये हम लोग ज़्यादातर आप पाओगे, इनसे एरर आती है कॉम्परेटिव डिग्री में जब तुलना करते हैं। जैसे मैंने कहा, द पॉपुलेशन ऑफ भारत इज़ बिगर देन पाकिस्तान। यहाँ पर मैंने बिगर का यूज़ किया है एक प्रकार से नंबर्स में क्वांटिटी बताने के लिए, राइट। द पॉपुलेशन ऑफ भारत इज़ बिगर देन पाकिस्तान, तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। भारत की पॉपुलेशन पाकिस्तान से कैसे ज़्यादा हो सकती है, क्या बदतमीजी है भाई। भारत की जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा होगी। बात हो रही है कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन के साथ हो रहा है, देश के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो भारत कि मैं क्या कर रहा हूँ, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। भारत की पॉपुलेशन का कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ, पाकिस्तान की पॉपुलेशन से, ना कि पाकिस्तान से। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये बोलचाल में तो आपको अच्छा लगेगा, और बोलचाल में हम कई बार बोलते हैं, फोटोकॉपी की शॉप पे जाते हैं, भैया पहले मेरी कॉपी करना। भैया तुम्हारी कॉपी कैसे कर देगा भाई, ऑब्वियसली आपके नोट्स की कॉपी करेंगे। तो हिंदी में भी हम लोग गलत बोलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है लिख के भी गलत आएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ भारत इज़ बिगर देन पाकिस्तान, इनकरेक्ट लिखना पड़ेगा। द पॉपुलेशन ऑफ भारत इज़ बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान।
क्या लिखना पड़ेगा? द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। क्या सही होगा यह सेंटेंस ऐसा लिखने से? अभी भी गलत है भाई। प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकना। प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकना। तो यहाँ ऑलरेडी आपने नाउन लगा दिया है, दोबारा फिर से यहाँ पर नाउन आ रहा है पॉपुलेशन, तो इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या लगाते हैं? प्रोनाउन। और यहीं पे ये काम आते हैं दिस और दैट। अच्छा, पॉपुलेशन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है, राइट। अनकाउंटेबल बोल सकते हो, काउंटेबल की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है अगर आप टोटल उसका अमाउंट बता रहे हो तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए दिस और दैट का यूज़ किया जाता है। पास है तो दिस लगाओ, दूर है तो दैट लगाओ। तो ये जो पॉपुलेशन दोबारा रिपीट हो रहा है, इसकी मैं क्या लगा सकता हूँ? दैट। इसको अच्छे से लिख के बता देता हूँ। करेक्शन क्या हो जाएगा? द पॉपुलेशन, ठीक है ना, ऑफ भारत इज बिगर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। दैट ऑफ पाकिस्तान, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। करेक्शन क्या हो जाएगा? द पॉपुलेशन ऑफ भारत इज बिगर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। ये दैट क्यों लिखा? ये पॉपुलेशन के लिए है, दोबारा रिपीट ना हो, इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हुआ। ये पॉपुलेशन दोबारा उधर रिपीट ना हो तो मुझे लगाना क्या पड़ेगा? दैट ऑफ पाकिस्तान का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दैट ऑफ पाकिस्तान क्या लिखोगे? ऐसा लिखोगे, दैट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये दैट किसके लिए है? ये पॉपुलेशन के लिए है। बिगर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ एक्चुअली ग्रामेटिकली 100% सही, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। अगर यह समझ नहीं आया तो दूसरा सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ। द रोड्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन अमेरिका। द रोड्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन अमेरिका। जो मुंबई की जो सड़कें हैं वो अमेरिका से चौड़ी है। अरे अमेरिका से कैसी होगी? अमेरिका की सड़कों से होगी। अब बताओ यहाँ पर रोड्स कितनी है? एक है कि एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा होगी तो देन आपको लिखना पड़ेगा दोज ऑफ अमेरिका। क्या लिखना पड़ेगा? दोज किसके लिए? सड़कों के लिए। दोबारा ये रोड्स इधर रिपीट ना हो, या तो मैं ऐसा लिख दूँ, वाइडर देन द रोड्स ऑफ अमेरिका, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको ये रोड्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा? दोज। द रोड्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दोज ऑफ अमेरिका। जो मुंबई की सड़कें हैं वो अमेरिका की सड़कें से क्या है? ज़्यादा चौड़ी है। इस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। वो तो आप बेसिक तौर पे तो आप यूज़ करते होंगे, दिस इज़ माई कार, दैट इज़ माई कार। वहाँ काम में नहीं आएगा, आपको काम में यहाँ पर आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? एक एग्जांपल और देखो, द पीपल ऑफ भारत आर मोर डिवोटेड देन पाकिस्तान। तो भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं या निष्ठावान हैं, ठीक है ना। अब पीपल का कंपैरिजन हो रहा है। पीपल का कंपैरिजन किससे हो रहा है? ये पाकिस्तान से हो रहा है। भाई पाकिस्तान के लोगों से होगा ना कि पाकिस्तान से होगा। भारत के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा डिवोटेड है, वो गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा द पीपल ऑफ भारत आर मोर डिवोटेड। यहाँ तक तो ठीक है। देन के बाद में लिखो दोज ऑफ पाकिस्तान। दोज ऑफ पाकिस्तान। ये दोस्त क्यों लिखा? क्योंकि दोबारा पीपल रिपीट ना हो तो रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या लगाते हैं? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या लगाते हैं? प्रोनाउन। तो दोस्त आपका प्रोनाउन है ना। यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करना है इनका। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? हो रहा है तो आगे बढ़े। चलो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। इनका यूज़ कैसे करना है? ज़्यादा डीप में नहीं, हल्का फुल्का समझ लेते हैं। ये तो हम बचपन से यूज़ करते आए और आप पढ़ते ही आए हो, बचपन से बोलते आए। व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ ही, टू हुम वर यू टॉकिंग, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ये सारे अगर इनसे हम लोग क्वेश्चन पूछे, अगर इन सभी शब्दों से हम लोग क्या करें, क्वेश्चन पूछे, समझ जाना ये है भैया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है पूछताछ करना। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब वह प्रोनाउन जो पूछताछ के लिए इस्तेमाल हो, राइट। अब ये सारे के सारे प्रोनाउन है। क्या ये भी प्रोनाउन है? देख लेते जांच पड़ताल करके। अगर इनके मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा और इनके आंसर में अगर नाउन आता है तो ये प्रोनाउन होंगे, क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन को रिप्लेस करना। क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन को रिप्लेस करना। अगर मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा, इनके आंसर में मुझे अगर नाउन मिल रहा तो डेफिनेटली दैट वुड बी व्हाट? प्रोनाउन। मैंने बोला हु इज़ ही, आंसर मिलेगा राज। कौन है वह? तो आपने क्या बोला? ही इज़ अ राज। तो मैंने हु
से क्वेश्चन किया कहीं ना कहीं नाउन को रिप्लेस करने के लिए, नाउन के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो ये राज है, राज के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, हु का प्रयोग किया। तो मैंने प्रोनाउन का यूज़ किया नाउन के बारे में जानकारी लेने के लिए। अगर मैंने प्रोनाउन का यूज़ किया इस नाउन के बारे में पता लगाने के लिए, तो हु आपका क्या है, रिलेटिव अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, मतलब प्रश्नवाचक प्रोनाउन। हु इज़ ही, राज। किससे बात कर रहे थे, टू हुम वर यू टॉकिंग, तो आंसर आ जाएगा राज। तो हुम रिप्लेस हुआ किससे, राज से, या राज रिप्लेस किससे हुआ, हुम से, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। विच इज़ योर फेवरेट कलर या विच इज़ योर फेवरेट मूवी, तो आपने बोल दिया दंगल। तो दंगल भी कहीं नाम आया है, दंगल भी कोई नाम आया है ना, मैंने विच से आपसे क्वेश्चन किया तो उसके आंसर मुझे नाउन मिला है, तो क्या आ गया भैया, दंगल। तो ये भी क्या हो जाएगा, विच भी क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ योर नेम, बचपन का सेंटेंस, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ राज। तो व्हाट से मैंने क्वेश्चन किया तो उसके आंसर मुझे क्या मिला, कोई नाउन मिला, तो मस्ट बी व्हाट रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव बहुत निकल रहा है, क्यों आगे वही आने वाला चैप्टर। हुज कार इज़ दिस, ये कार किसकी है, राज। तो दिस कार इज़ ऑफ राज। तो हुज का प्रयोग मैंने किया कहीं ना कहीं किसी नाउन के बारे में पता लगाने के लिए। तो ये सारे के सारे होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, या रिलेटिव बहुत निकल रहा है मेरे मुंह से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट। क्या इनसे भी सेम आंसर आता है नाउन। व्हेन डिड यू कम, सर राज। अरे भाई टाइम बताना पड़ेगा। वेयर डू यू लिव, सर राज, पॉसिबल नहीं है। हाउ डू यू कम, सर राज, इम्पॉसिबल। वाई डिड यू कम लेट, सर राज, इम्पॉसिबल। हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम हियर, सर राज। तो बेटा ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते, आई मीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब वह शब्द होता है जो टाइम की जानकारी देता है, जो प्लेस की जानकारी देता है, जो मैनर की जानकारी देता है, और कितने बार कोई काम हुआ है, बारंबारता बताता है काम की, राइट। तो ये सारे होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ये नाउन नहीं होते, प्रोनाउन नहीं होते, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, राइट। चलो अभी हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। एडवर्ब में ऑलरेडी इन सबको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप में से इफ़ एनीबडी हु इज़ एक्चुअली न्यू ऑन दिस चैनल, इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द एडवर्ब्स वीडियो, तो यू मस्ट रिफर दोज वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल, राइट। आई टॉट एडवर्ब इन अ डिटेल. I explained each and every concept in a very lucid manner, right? And what kind of the error which actually come with the adverbs I also told in that video. तो you must refer that video. चलो कुछ देख लेते हैं. मैंने बोला who is he, तो who से मैंने प्रश्न किया इसके बारे में जानने के लिए, ये प्रोनाउन को. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को रिप्लेस करता है. तो इसके आंसर मुझे क्या मिलेगा? ही का आंसर क्या मिलेगा? नाउन को रिप्लेस मैंने किससे कर दिया? राज से. तो हु आपका क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. तो ये प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है नाउन के बारे में जानकारी लेने के लिए. व्हाट इज़ योर नेम, आंसर में कहीं ना कहीं राज ही मिलेगा. हुज इज़ दिस कार, या कार किसकी है? तो कहीं ना कहीं मेरे नाम आएगा, राज की कार है. टू हुम वर यू टॉकिंग, सर राज से बात कर रहा था. टू हुम ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है हुम. इस सेंटेंस को टू हुम वर यू टॉकिंग को ऐसा बना सकते हो, हु वर यू टॉकिंग टू. क्या बना सकते हो? हु वर यू टॉकिंग टू, इस तरीके से बना सकते हो. जब हु से बनाओ तो प्रपोजिशन को लास्ट में निकालना आपको, राइट, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव. ये प्रपोजिशन और ये उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है. टू हुम आर यू स्कोल्डिंग, किसे डांट रहे हो? डांट तो इसको पड़ रही है, ये तो सब्जेक्ट है. यू आर स्कोल्डिंग, ये तो डांट रहा है, और जिसको डांट रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो इसको ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा. टू हुम आर यू स्कोल्डिंग, किसे डांट रहे हो तुम, ठीक है ना. अब जिसको भी डांट रहे हो वो इस वर्ब का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. विच इज़ योर फेवरेट मूवी, नाम किसी मूवी का ही आएगा, नाउन ही आएगा. तो विच से मैंने किसका पता लगाने के लिए भैया? किसी नाउन का पता लगाने के लिए. तो विच भी क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. हुम, हुज, व्हाट, हु. टू हुम वर यू टॉकिंग, किससे बात कर रहे थे? अगेन यहाँ पर नाम ही आएगा कोई. हु वर यू टॉकिंग टू. देखो इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हो जैसे मैंने ऊपर बताया. टू हुम वर यू टॉकिंग को लिखा जा सकता है हु वर यू टॉकिंग टू. बस प्रपोजिशन को लास्ट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हुम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. तो प्रपोजिशन के क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट. लेकिन हु क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. तो प्रपोजिशन को लास्ट में निकाल दो. हु वर यू टॉकिंग टू, दोनों का मीनिंग सेम है. बट आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ये चल रहा है. हु वर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे हैं भैया? टेल मी हु वर यू टॉकिंग टू. हु वॉज महाराणा प्रताप, कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा ही वॉज एक्चुअली किंग ऑफ मेवाड़. कोई नाउन के आंसर मिलेगा. तो ये सारे के साथ इनका प्रयोग नाउन के बारे में जानकारी लेने के लिए करते हैं. अब नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे. ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट हो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स.
ये चैप्टर हमारा यहीं तक का है दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम में एरर आती है। मैंने क्या कहा था आपको कि प्रोनाउन का चैप्टर लगभग 1 या 2 पार्ट में भैया लगभग खत्म होने वाला है। एक पार्ट में खत्म नहीं होगा दोस्तों, कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे का वीडियो रहेगा। तो ये रहेगा शायद 1 घंटे का, 1 घंटे से ऊपर ही रहेगा ये वीडियो, राइट। तो यहाँ हमारे खत्म हो रहे भैया, कहाँ पे हमने खत्म किया, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव पे खत्म किया। आगे हम लोग रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना, उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरीवन।